पहले अपन पढ़ चुके थे एंडोक्राइन सिस्टम और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। आज अपन जानेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति की बात करें तो वो कहाँ से हुई है? एक्टोडर्म से हुई है, एक्टोडर्मल। जब एम्ब्रियो भ्रूण का विकास होता है तो उसमें 3 जनकिस्त्र बनते हैं। सबसे बाहर वाला होता है एक्टोडर्म बहिचर्म, बीच वाला होता है मेसोडर्म मध्यचर्म और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म अंत्यचर्म। तो नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम की स्टडी जिस शाखा में होती है साइंस की उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम जिस ब्रांच में की जाती है उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। फर्स्ट टाइम न्यूरॉन डेवलप हुआ था वो किस में हुआ था? स्लेंट्रेटा जो फाइलम है ना, मतलब एनिमेलिया किंगडम। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसने कितने किंगडम बनाए थे? 5। पहला किंगडम का नाम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, उसके बाद में यहाँ से फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और एनिमेलिया जो किंगडम है इसमें आते हैं 11 संघ। कितने संघ आते हैं इसमें? 11 संघ। पहले संघ का नाम था पोरिपेरा, दूसरा संघ कौन सा था? स्लेंट्रेटा। और स्लेंट्रेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा। इसमें सबसे पहले कौन से न्यूरॉन देखे गए थे? अध्रुवीय न्यूरॉन, एपोलर न्यूरॉन। मतलब ऐसा न्यूरॉन जिसमें ना तो डेंड्राइट से है और ना ही उसमें एक्सोन तंत्रिका से। तो इस प्रकार के न्यूरॉन किस में देखे गए थे? सबसे पहले हाइड्रा में देखे गए थे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन, मस्तिष्क का विकास। सबसे पहले जो ब्रेन है ना, ब्रेन वो किस में बना था? तो अपन कह सकेंगे यहाँ पर कि प्लेटीहेल्मिन्थेस। मतलब पोरिफेरा, स्लेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस चौथा संघ होता है, उसमें सबसे पहले ब्रेन को देखा गया है, मस्तिष्क का विकास हुआ है। एनसेफेलोन वर्ड होता है, उसी का मतलब क्या होता है? ब्रेन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एनसेफेलोन क्या होता है? एनसेफेलोन का मतलब होता है, अपनी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, वो है तंत्रिका तंत्र के टाइप्स के। अपन बात करें इसको कैसे डिवाइड किया गया है, तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है CNS और PNS। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम और परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कोड। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कोड होती है उसे बोलते हैं स्पाइनल कोड। ब्रेन से निकलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलती है मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर, 12 जोड़ी। ऐसे ही मेरु तंत्रिकाएं दोस्तों कितनी होती हैं? 31 जोड़ी, 31 पेयर। स्पाइनल नर्व, तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व किसको बनाती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र को बनाती है। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड से बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लेकिन ब्रेन से निकलने वाले क्रेनियल तंत्रिकाएं और स्पाइनल कोड से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाएं किसको बनाती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र को बनाती है। आगे चलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं SNS, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र। और इसका दूसरा पार्ट होता है दोस्तों, वो है ANS, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यहाँ पर जो SNS होता है वो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने वाला पार्ट। बोले तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? SNS से होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र से होता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है वो कौन सी पेशियों से होता है? तो अपन कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स होती हैं, अपने शरीर में होने वाली सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। तो स्केलेटल मसल्स, कंकालीय पेशियां होती हैं, उनके पास में मैसेज कहाँ से जाता है? SNS से जाता है। इसी प्रकार से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, शरीर में कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण यहाँ से किया जाता है। कौन सी मसल्स के पास में? एक तो विसरल मसल्स और एक स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के पास में मैसेज यहाँ से ही जाता है। इस प्रकार से फिर से ANS को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरासिम्पैथेटिक प्राणोकंपी तंत्रिका तंत्र और सिम्पैथेटिक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। प्राणोकंपी का तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं सुख का साधन और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं दुख का साधन। विपरीत परिस्थितियों में काम करता है तो वो कौन सा सिस्टम है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और अनुकूल परिस्थितियों में काम करता है, फेवरेबल कंडीशन में, वो कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, इसलिए इसको बोलते हैं सुख का साधन। अगला पॉइंट आता है, इसमें दे रखा है कि कपालीय तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं और मेरु तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं। तो ब्रेन से निकलने वाली कपालीय तंत्रिकाएं देख रहे होंगे, यहाँ से निकलती है बहुत सारी क्रेनियल न्यूरॉन्स। और ये क्रेनियल न्यूरॉन्स होते हैं ना, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर एंटर करके क्या बनाती है? मेरुरज्जु को बनाती है, स्पाइनल कोड को बनाती है। मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ये कपालीय तंत्रिकाएं होती है जब एंटर करती है तो यहाँ पर एक एक कोड बनती है, इसे बोलते हैं स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु से फिर बाहर निकलते हैं
बहुत सारे फाइबर्स जो आपकी बॉडी में फैलकर बॉडी का कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय और नियंत्रण करते हैं। ये कितने होते हैं? 31 पेयर, 31 जोड़ी क्या होती हैं? मेरुतंत्रिकाएं। तो इस प्रकार से 12 जोड़ी होती है कपाली तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी होती है मेरुतंत्रिकाएं। अगला पॉइंट अपना है न्यूरॉन क्या होता है। तो तंत्रिका तंत्र होता है, तो तंत्र है तो आप समझ रहे होंगे कि नर्वस सिस्टम। तो सिस्टम कैसे बना होगा? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने होंगे? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने होंगे? सेल से, मतलब कोशिकाओं से। तो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे बोलते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल। हमें न्यूरॉन क्या होता है इसको देखते हैं। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब संरचना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन है, इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। और एक होती है पेशी कोशिका, मसल से, मायोफाइब्रिल और पेशी तंतु। ये दो ही शरीर में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो उत्तेजनशीलता, एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता का गुण रखती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जंतुओं के शरीर में वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो उत्तेजनशीलता, एक्साइटेबिलिटी का गुण रखती हैं? तो आंसर क्या होगा? तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका। अर्थात इनकी कोशिका झिल्ली, मतलब तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका होती है, उनकी कोशिका झिल्ली आवेशित हो सकती है, चार्ज हो सकती है। जब इनको बाहर से स्टिमुलस दिया जाता है, उद्दीपन मिलता है बाहर से, तो ये क्या हो सकती है? चार्ज। न्यूरॉन एक प्रकार की मॉडिफाइड कोशिका है, रूपांतरित कोशिका है। कुछ विशिष्ट काम करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। ये आवेगों के संचरण के लिए रूपांतरित होती है। और वे विशिष्ट काम कौन सा है? आवेगों का संचरण, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। आवेगों को संचरित करने के लिए ये हो जाती है रूपांतरित। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूरॉन की शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मतलब सबसे लंबी कोशिका की अपन बात करते हैं तो वो कौन है? न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड न्यूरॉन। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। विशिष्ट फंक्शन करने के लिए बोले तो आवेगों का संचरण करने के लिए क्या हो जाती है? मॉडिफाइड, और सबसे लंबी कोशिका बन जाती है। न्यूरॉन में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, न्यूरॉन में जन्म लेने के बाद में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। वैसे तो अपन बात करें अपने शरीर में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है? जन्म के बाद में कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवाइड करती है और विभाजन कर लेती है। लेकिन जन्म लेने के बाद में दोस्तों न्यूरॉन के अंदर किसी भी प्रकार से कोशिका का विभाजन नहीं होता। जन्म लेने से मृत्यु तक न्यूरॉन की जो नंबर की अपन बात करते हैं वो रहती है नियत कांस्टेंट, ना बढ़ती है और ना ही घटती है। इसका क्या कारण रहा होगा? जंतु कोशिका में तारकीय समसूत्री विभाजन पाया जाता है। जब किसी कोशिका का विभाजन होता है तो वो होता है तारकीय समसूत्री विभाजन, एस्ट्रल माइटोसिस। मतलब जब माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो कोशिका के अंदर बनते हैं छोटे छोटे फाइबर, उनको बोलते हैं एस्ट्रल फाइबर। वो कोशिका का विभाजन करवाते हैं। और एस्ट्रल फाइबर बनाता कौन है? सेंट्रोसोम, तारकाई। कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है सेंट्रोसोम, वो बनाता है एस्ट्रल फाइबर। लेकिन ये सेंट्रोसोम न्यूरॉन कोशिका के अंदर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से एस्ट्रल फाइबर भी नहीं बनते और कोशिका का विभाजन भी नहीं होता। न्यूरॉन में पुनरुद्भवन क्षमता, रीजनरेशन की पावर होती है, वो नगण्य होती है, या ऐसे कह सकते हैं अनुपस्थित होती है। अगर कोई नर्व सेल डैमेज हो जाती है चोट लगने से, तो उसमें रिपेयरिंग नहीं हो सकती है, उसमें रीजनरेशन नहीं हो सकता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट खास है ही। मतलब कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो उत्तक बनते हैं, तो इसने कह रहा है कि न्यूरॉन्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है? नर्वस टिश्यू। तो शरीर में टिश्यू कैसे बनते हैं? न्यूरॉन्स के आपस में मिलने से बनते हैं। यहाँ पर अपन बात करें कि जो न्यूरॉन सेल होती है, इसकी स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो लगभग कोशिकाएं शरीर में कैसी होती हैं? गोल होती है, अंडाकार ओवल शेप हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, कोलिमनर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूरॉन सेल होती है वो होती है लॉन्गेस्ट। मतलब इसका मेन पार्ट होता है, न्यूरॉन सेल का जो मेन पार्ट होता है इसे बोलते हैं साइटोन। कोशिका का मतलब बॉडी, कोशिका की बॉडी, सेल बॉडी या सोमा, इसे क्या भी बोलते हैं? सोमा। और इसे बोला जा सकता है पेरिकैरियोन। मतलब नर्व सेल का जो मेन पार्ट होता है इसे बोलते हैं साइटोन। लेकिन इसके जो प्रवर्ध होते हैं प्रोसेस, मतलब न्यूरॉन सेल के जो प्रवर्ध होते हैं, जैसे मान लो ये तो क्या है? साइटोन, और इसके पीछे एक प्रवर्ध है ऐसे, इसको बोलेंगे एक्सॉन। और यहाँ पर इसके ऊपर क्या होंगे? डेंड्राइट्स और डेंड्रोन। तो इस टाइप से ये सेल क्या हो जाती है? मॉडिफाइड। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? कोशिका द्रव्य, और बीच में क्या है? न्यूक्लियस। तो ये तो क्या है? इसका साइटोन। और ये जो इसके छोटे छोटे फाइबर हैं इन्हें क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के प्रवर्ध। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है डेंड्रोन, मतलब यहाँ पर एक डेंड्रोन है, डेंड्रोन के ऊपर क्या है? डेंड्राइट्स। तो यहाँ पर एक तो होता है डेंड्रोन और डेंड्रोन के ऊपर डेंड्राइट्स, और एक पीछे बड़ा सा प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं एक्सॉन। मतलब न्यूरॉन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेंड्रोन और एक्सॉन। दुर्मास्य, क्या बोलेंगे इसको? दुर्मास्य।
दुर्माशय, और एक बड़ा सा प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें इसमें, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नर्व सेल होती है, उसकी स्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि नर्व सेल का जो मेन पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, मेन पार्ट को बोलते हैं कोशिका काई, साइटोन। और इसके जो साइटोन की अपन बात करते हैं तो इसमें भरा हुआ है तक कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एक बड़ा सा केंद्रक, न्यूक्लियस, जो इनकी क्रियाओं का करता है नियंत्रण। और इसके कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे होते हैं फाइब्रिल्स, और इन फाइब्रिल्स को बोलते हैं न्यूरोफाइबर या न्यूरोफाइब्रिल। और इसी कोशिका के कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे होते हैं ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे क्या होते हैं इसमें, ग्रेन्यूल्स। और इन ग्रेन्यूल्स को बोला जाता है निसल ग्रेन्यूल्स, निसल की कणिकाएं, निसल ग्रेन्यूल्स, जो किसका रूपांतरण होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूपांतरण होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसको अंतःपद्रव्य जालिका का रूपांतरण माना जाता है। ऐसे ही अपन देख रहे होते हैं कि इसका जो साइटोन होता है, इसके साइटोन से बड़े प्रवर्ध निकलते हैं। इन बड़े प्रवर्ध को क्या बोलते हैं, तो बड़े प्रवर्ध को बोलते हैं ये वाला बड़ा प्रवर्ध, इस बड़े प्रवर्ध को क्या बोलेंगे, डेंड्रोन दुर्माशय। और दुर्माशय से छोटे छोटे प्रवर्ध जो निकलते हैं आगे की ओर, यहाँ से छोटे छोटे प्रवर्ध और निकलते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे बच्चे, इनको बोलेंगे डेंड्राइट्स। तो छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं बहुत सारे, इनको क्या बोलते हैं, ये वाले प्रवर्ध, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, दुर्मिकाएं। क्या बोलते हैं इनको, डेंड्राइट्स। और जो इसके जो डेंड्रोन और डेंड्राइट्स होते हैं, बात करें जो इसके डेंड्राइट्स होते हैं, इसके ऊपर होते हैं छोटे छोटे रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को बाहर से, अगर कोई बाहर से इस तंत्रिका कोशिका को क्या मिल रहा है, उद्दीपन मिलता है इसको बाहर से, तो यहाँ पर ये ग्राही लगे होते हैं, ये ग्राही उसको ग्रहण करने का काम करते हैं। और ग्रहण करके उस उद्दीपन को किस में छोड़ते हैं, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से अपन देखें, इसका ये मेन पार्ट तो हो गया साइटोन। साइटोन के आगे जो इसका बड़ा सा पार्ट होता है, इस बड़े से पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्सॉन। मतलब इस बड़े से पार्ट का क्या नाम रखा गया है, एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष। लेकिन अब इसके तंत्रिकाक्ष की बात करते हैं, ये इसका क्या है, तंत्रिकाक्ष। और तंत्रिकाक्ष की स्ट्रक्चर को अपन देखें तो तंत्रिकाक्ष की स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक कोशिका है, ये वाली एक कोशिका, ये वाली एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है। मतलब यहाँ पर एक शीत है, इस शीत को बोलते हैं माइलिन शीत। मतलब यहाँ पर एक माइलिन शीत है, कवरिंग है, एक्सॉन के चारों तरफ एक कवरिंग बनती है, इसे बोलते हैं माइलिन शीत। और इस माइलिन शीत को जो कोशिका बनाती है, मतलब एक्सॉन के चारों तरफ इस माइलिन शीत को जो कोशिका बनाती है, इस कोशिका का नाम क्या है, इसे बोलते हैं स्वान की कोशिका या स्वान सेल। तो देख रहे होंगे इसके चारों तरफ, माइलिन शीत के चारों तरफ कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, स्वान सेल, स्वान की कोशिका। तो साइंटिस्ट है, उसने इसको नाम दिया था, इसने डिस्कवर किया था, तो इसको नाम रखा गया स्वान सेल। स्वान सेल, अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, स्वान सेल किस में पाई जाती है, सीएनएस वाले, जो अगर कोई न्यूरॉन सीएनएस का है, अगर कोई तंत्रिका कोशिका सीएनएस की है तो उसमें स्वान सेल एब्सेंट होती है। लेकिन अगर वो तंत्रिका या न्यूरॉन पीएनएस का है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का है, तो उसमें स्वान सेल होती है प्रेजेंट, उपस्थित। और ये स्वान सेल अपने बाहर की ओर एक लेयर बनाती है, स्वान सेल अपने बाहर की लेयर एक कवरिंग बनाती है, इस कवरिंग को बोलते हैं न्यूरीलीमा। मतलब स्वान सेल के बाहर की ओर बनती है कवरिंग, उस कवरिंग को बोलते हैं न्यूरीलीमा। तो आप देख रहे होंगे न्यूरीलीमा किसके बाहर ओर होती है, स्वान सेल के बाहर की ओर। अब आपको पता है स्वान सेल किसके पास में होती है, केवल पीएनएस के पास में। तो न्यूरीलीमा होती है कवरिंग ऑफ स्वान सेल, न्यूरीलीमा होती है वो केवल किसके पास में होती है, पीएनएस के तंत्रिका के पास में होती है, सीएनएस के पास में नहीं होती है, क्योंकि सीएनएस के पास में तो स्वान सेल होती ही नहीं है। अगर कोई सीएनएस का न्यूरॉन है तो उसके पास में स्वान सेल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे, मतलब स्वान सेल क्या बनाती है, एक शीट बनाती है, कवरिंग बनाती है। जैसे यहाँ पर एक कवरिंग बना रही है, इस कवरिंग को क्या बोलेंगे, स्वान सेल खुद बना रही है इसको। अगर ये किसका न्यूरॉन है, पीएनएस का न्यूरॉन है, तो स्वान सेल यहाँ पर एक शीट बना रही है, चारों तरफ एक कवरिंग बना रही है, और इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट किसकी तरह काम करती है, कुचालक परत की भांति व्यवहार करती है, इंसुलेटर कवरिंग होती है। मतलब जब इसमें इंपल्स रनिंग करेगा, कंडक्शन दौड़ेगा, इसमें इंपल्स दौड़ेगा, तो वो कंपल्स बाहर नहीं निकलना चाहिए। इंपल्स आवेग संचरण की गति जिस स्पीड से यहाँ पर चलती है उसी स्पीड से यहाँ पर पहुँचना चाहिए, तो इसको लीक होने से बचाती है माइलिन शीट। और जिस न्यूरॉन के पास में माइलिन शीट होती है उसे बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसके पास में माइलिन शीट नहीं होती है, कवरिंग नहीं होती है चारों तरफ, उसे बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। जब ये एक्सॉन लास्ट में जाता है तो इसके लास्ट वाले पार्ट को, एंड पार्ट को बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। एंड पार्ट को क्या बोला गया, इसके एंड पार्ट को बोला गया है टीलोडेंड्रिया।
डेंड्रिया, एक्सोन टर्मिनेट हो चुका है। लेकिन इसका जो टीलोडेंड्रिया होता है आगे जाकर हो जाता है डिवाइडेड, ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, शाखाएं बना लेता है। तो इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? इन शाखाओं को बोलते हैं मतलब सिनेप्टिक नोव और सिनेप्टिक क्लेव, सिनेप्टिक नोव और सिनेप्टिक वेसिकल्स। मतलब छोटी छोटी ये ब्रांच होती है, इन्हें बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। और इनकी जो एंड होती है इसे बोलते हैं सिनेप्टिक नोव। ये एंड पार्ट होता है, इसे बोलते हैं सिनेप्टिक नोव। और सिनेप्टिक नोव के अंदर होती है छोटी छोटी वेसिकल्स, उन्हें बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। और वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ होता है? केमिकल। इस केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसे क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये ध्यान रखना आपको। ये स्ट्रक्चर हो गई है किसकी? एक्सोन की। और एक पॉइंट और इसमें है, वो भी देखना। इसमें एक पॉइंट और दे रखा है कि जिस जगह पर श्वान सेल नहीं होती है, जिस जगह पर श्वान सेल नहीं होती है उसके ऊपर जो एक्सोन के ऊपर जो लेयर होती है उस लेयर को बोलते हैं एक्सोलीमा, कवरिंग ऑफ एक्सोन। एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसके बोलते हैं एक्सोलीमा। श्वान सेल के बाहर जो कवरिंग हो रही थी उसे क्या बोल रहे थे? न्यूरीलीमा। ये ध्यान रखना आपको। ये स्ट्रक्चर की बात हो चुकी है। अगला पॉइंट इसमें है वो है निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। निसल की कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और निसल की कणिकाओं का फंक्शन क्या है। तो इनका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर, दूसरा कलर होता है इनका। और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है। निसल की कणिकाएं किसका रूपांतरण होती है? ईआर का रूपांतरण होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ईआर होती है वो कितने प्रकार की होती है? आर, ई आर और एस ई आर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किसका सिंथेसिस करती है? लिपिड का सिंथेसिस करती है, लिपिड का संश्लेषण। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए होते हैं राइबोसोम। मतलब ये किसका सिंथेसिस करती है? प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। तो ये किसका सिंथेसिस? प्रोटीन का। और ये किसका? लिपिड का सिंथेसिस। तो यहाँ पर इसने दे रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ में? राइबोसोम के साथ में मिलते हैं। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से निर्मित होती है कौन? निसल की कणिकाएं। इसलिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। इन्हें क्या भी कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब यहाँ पर ये क्या बनाती है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब निसल की कणिकाओं का कार्य आप देख रहे होंगे, ये क्या बनाती है? प्रोटीन संश्लेषण। क्योंकि इसमें किसका पार्ट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अभिरंजित करने पर जब आप निसल की कणिकाओं को रंग देते हो, कलर देते हो, डाई देते हो, तो इनके ऊपर मतलब करने पर ये टाइगर की धारियों जैसी दिखाई देती है। जो टाइगर होता है उसके ऊपर धारियाँ होती हैं, उसके जैसे दिखती है। इसलिए इनको क्या भी बोलते हैं? टिग्रोइड बॉडी भी कहा जाता है। निसल की कणिकाओं को टिग्रोइड बॉडी भी कहा जाता है क्योंकि रंग देने पर ये टाइगर की धारियों की जैसी दिखाई देती है। निसल ग्रेन्यूल की उपस्थिति कहाँ पर होती है? निसल कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो कह सकते हैं डेंड्रोन के ऊपर होती है, डेंड्राइट्स के ऊपर भी होती है और साइटोन में भी होती है। लेकिन ये अनुपस्थित कहाँ होती है? एक्सोन। एक्सोन होती है उसमें निसल की कणिकाएं नहीं पाई जाती है। तो किसी भी तंत्रिका का पार्ट जो जैसे अपन बात करें साइटोन, तो साइटोन कौन सा कलर देगा? ग्रे कलर। अगर ये साइटोन जिस जगह पर उपस्थित है तो ये साइटोन कौन सा कलर देता है? ग्रे कलर देता है। और एक्सोन कौन सा कलर देता है? वाइट कलर, मतलब सफ़ेद रंग देता है। सफ़ेद रंग किसकी वजह से आता है ब्रेन के अंदर? एक्सोन की वजह से। क्योंकि एक्सोन में क्या नहीं होती हैं? निसल की कणिकाएं नहीं होती हैं। लेकिन डेंड्रोन, डेंड्राइट्स और साइटोन में होती है निसल की कणिकाएं, जो कौन सा रंग देती है? ग्रे कलर, दूसरा कलर। तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि अपन आगे जानेंगे। ब्रेन का जब टीएस लेते हैं तो कुछ उसमें होता है ग्रे मैटर, यहाँ पर ये लिखा हुआ ग्रे मैटर और वाइट मैटर। मतलब बाहर की ओर ग्रे मैटर है, या किसकी वजह से होगा? तो आप कहोगे यहाँ पर एक्सोन का कौन सा पार्ट है? तंत्रिकाओं का कौन सा पार्ट है? तो आप कहोगे साइटोन वाला पार्ट जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर कलर हो जाता है ग्रे, तो वहाँ पर होता है कौन सा मैटर? ग्रे मैटर। लेकिन इसमें बीच वाला पार्ट कैसा है? सफ़ेद कलर का है। इसका मतलब ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर उसे तंत्रिका का कौन सा पार्ट होगा? एक्सोन। यहाँ पर कौन सा पार्ट होता है? एक्सोन। इसलिए कौन सा कलर है यहाँ पर? वाइट मैटर। मतलब कॉर्टेक्स होता है उसमें कौन सा मैटर होता है? वाइट मैटर। और मेडुला होता है उसके अंदर वाला पार्ट, ये इसमें होता है ग्रे मैटर। जब स्पाइनल कोड का टीएस लिया जाता है तो यहाँ पर ग्रे मैटर और वाइट मैटर का भी ध्यान रखना है आपको। ऐसे बात करें यहाँ पर ये दे रखा है कि जब किसी तंत्रिका कोशिका को स्टिमुलस दिया जाता है, बाहर से उद्दीपन दिया जाता है, जैसे यहाँ पर ये क्या है? उद्दीपन। किसी तंत्रिका कोशिका को बाहर से दिया जाता है उद्दीपन, बोले तो स्टिमुलस। तो यहाँ पर इन डेंड्राइट्स के ऊपर लगे हुए होते हैं रिसेप्टर ग्राही, वो इस उद्दीपन को करते हैं रिसीव। मतलब कोई भी ग्राही होता है बाहर से उद्दीपन को रिसीव करके
और किस में डाल देता है, तंत्रिका कोशिका के मेन पार्ट साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म में छोड़ने का काम करता है। तो आप देख रहे होंगे अगर कोई मैसेज साइटोन की ओर आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रित, मतलब डेंड्रोन 7 से 8 होते हैं और ये सेंसरी टाइप के होते हैं, छोटे होते हैं और साकित होते हैं। कैसे होते हैं, साकित होते हैं। और इम्पल्स रिसेप्टर इनके ऊपर लगे हुए होते हैं, इम्पल्स को ग्रहण करने वाले ग्राही इसके ऊपर पाए जाते हैं और ये मैसेज को किसकी ओर लेकर आते हैं, साइटोन की ओर लेकर आते हैं, न्यूक्लियस की ओर। तो इन्हें बोलते हैं अभिकेंद्रित। लेकिन आप एक्सोन की बात करो, ये कौन सा पार्ट है, एक्सोन पार्ट है। तो यहाँ से अब ये इम्पल्स एक्सोन के साइटोन से या केंद्रक से कहाँ जाएगा, एक्सोन की ओर जाएगा, ऐसे दूर जाएगा यहाँ से। तो दूर जाएगा तो ये कैसा होता है, अपकेंद्रित। यहाँ पर इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है वो कैसे होता है, अपकेंद्रित। और यहाँ पर कैसे होता है, अभिकेंद्रित, मतलब केंद्रक की ओर और केंद्रक से दूर। और एक्सोन होता है वो कैसा होता है, लंबा और असाकित होता है, इसमें किसी भी प्रकार की शाखाएं नहीं होती है। अगले पॉइंट की बात करें, इसमें जो साइटोन होता है, साइटोन की बात करते हैं तो ये मेन पार्ट क्या होता है एक्सोन का, साइटोन। और साइटोन के अंदर बहुत सारी क्या होती है, छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं, इन्हें बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एक होता है मेन, इसमें इनकी क्रियाओं का कंट्रोल करने के लिए केंद्रक। और छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स, जिनके ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर, जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे फाइब्रिल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइबर बोला जाता है। अब आगे देख रहे होंगे, जैसे ही साइटोन कंप्लीट होता है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, साइटोन और एक्सोन के बीच में एक पॉइंट है, इसे बोलते हैं एक्सोन हिलोक। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिलोक वो पॉइंट होता है जहाँ से साइटोन खत्म होता है और एक्सोन स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं एक्सोन हिलोक। और एक्सोन हिलोक से क्या होता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस किसी तंत्रिका कोशिका को मिलता है तो एक्सोन हिलोक से एक इम्पल्स जनरेट हो जाता है, एक इम्पल्स जनरेट होता है। तो ये ध्यान रखना, इम्पल्स जनरेट कहाँ से होता है, तो एक्सोन हिलोक से इम्पल्स जनरेट होता है। और कब होता है, जब यहाँ से कोई स्टिमुलस मिलता है तो वहाँ पर वो थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुँचने वाला होना चाहिए। थ्रेशोल्ड लेवल वो होता है कि आप कोई स्टिमुलस दे रहे हो तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और यहाँ से जैसे ही कोई थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस मिलता है इसको, तो यहाँ से एक्सोन हिलोक से एक इम्पल्स जनरेट होता है और फिर वो इम्पल्स किस में दौड़ता है, इस एक्सोन के अंदर कंडक्ट होता है। और कंडक्ट होते हुए इसका जो एंड पार्ट होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, यहाँ पर पहुँच जाएगा ये। मतलब वो इम्पल्स किसके पास में आ जाएगा, सिनेप्टिकल वेसिकल्स के पास में आ जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस लेवल का यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होता है उसी लेवल का यहाँ तक पहुँचना चाहिए, उसमें इंटेंसिटी में कमी नहीं आनी चाहिए, उसकी तीव्रता में कमी नहीं आनी चाहिए। जिस लेवल का स्टिमुलस यहाँ पर या इम्पल्स जनरेट होता है उसी लेवल का यहाँ पर वेसिकल्स के पास में वो पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसके इम्पल्स की इंटेंसिटी में कमी नहीं आने के लिए यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं होती है, मैं आपको बताया था स्वान की कोशिकाएं। और ये स्वान की कोशिकाएं किस में होती है, पीएनएस में, लेकिन किस में नहीं होती है, सीएनएस में। और स्वान की कोशिकाओं के बाहर की ओर एक कवरिंग होती है, बाहर की ओर एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं न्यूरिलीमा। मतलब स्वान की कोशिकाएं बाहर की ओर एक कवरिंग बना रही है, इसको बोलते हैं न्यूरिलीमा। तो न्यूरिलीमा केवल किस में होती है, पीएनएस में, किस में नहीं होती है, सीएनएस में। कवरिंग ऑफ स्वान सेल, कवरिंग ऑफ स्वान सेल कौन है, न्यूरिलीमा। और आप देख रहे होंगे जिस जगह पर स्वान की कोशिकाएं नहीं होती हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, स्वान की कोशिका, यहाँ पर स्वान की कोशिका, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा पार्ट बचता है जहाँ पर स्वान की कोशिका नहीं होती है, उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, या रेनवियर की घुंडी, नोड ऑफ रेनवियर, इसे क्या बोलते हैं, रेनवियर की घुंडी। और आप देख रहे होंगे एक्सोन की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं एक्सोलीमा। जो एक्सोन की कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है, एक्सोलीमा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिनेप्टिक वेसिकल्स होता है, उसमें एक केमिकल भरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, तंत्रिका संचारी। और ये वाला जो पार्ट है, इसका एंड पार्ट होता है एक्सोन का, उसे बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, या इसी का नाम होता है टेलोडेंड्रिया। ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात होती है। अगले पॉइंट की अपन बात करें तो वो दे रखा है न्यूरॉन के प्रवर्ध। न्यूरॉन की प्रवर्ध में बात करते हैं तो सबसे पहला प्रवर्ध है इसमें डेंड्रॉन्स, दुर्मांस्य। दुर्मांस्य कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, साकित होते हैं, क्योंकि इनसे छोटे छोटे शाखाएं निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। दुर्मिकाएं, ब्रांचेड होते हैं, संख्या में बहुत सारे होते हैं, 8 से 6 हो सकते हैं। डेंड्रॉन की प्रकृति सेंसरी होती है, संवेदी होती है, सेंसरी।
अर्थात ये नर्व इम्पल्स को ग्रहण करते हैं, सेंसरी मतलब लाने वाले, तथा केंद्रक की ओर ले जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, इम्पल्स को, तंत्रिकीय आवेगों को ग्रहण करते हैं तथा केंद्रक, तंत्रिका कोशिका का जो केंद्रक होता है उसकी ओर लेकर आते हैं, अर्थात आवेगों का अभिकेंद्रण करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, अभिकेंद्रकरण करवाते हैं, केंद्र की ओर लेकर आते हैं। डेंड्रोन शाखित होते हैं, इनकी शाखाओं को डेंड्राइट्स कहा जाता है। मतलब डेंड्रोन की शाखाओं को क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स, छोटी छोटी शाखाएं, दुर्मिकाएं। अगली प्रवर्त की बात करें वो इसमें है डेंड्रोन व डेंड्राइट्स, ये भी अच्छा पॉइंट है। डेंड्रोन व डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ग्राही लगे हुए होते हैं रिसेप्टर, जो आवेगों को ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निसल ग्रेन्यूल की उपस्थिति साइटोन में उपस्थित होते हैं, डेंड्रोन में उपस्थित होते हैं, डेंड्राइट्स पर भी उपस्थित होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, निसल की कणिकाएं कहाँ पर एब्सेंट होती है, एक्सोन पर एब्सेंट होती है। तो आप कह सकते हो साइटोन, डेंड्रोन और डेंड्राइट्स। दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें साइटोन, डेंड्रोन और डेंड्राइट्स का कलर कैसा होगा, ग्रे कलर होगा, धूसर कलर। लेकिन आप एक्सोन की बात करते हो क्योंकि यहाँ पर निसल की कणिकाएं एब्सेंट होती हैं, तो इनका कलर कैसा होगा, एक्सोन का कलर कैसा होगा, वाइट इन कलर। कलर ऑफ निसल ग्रेन्यूल्स कैसा होता है, दूसरा रंग होता है इनका, अर्थात साइटोन की उपस्थिति ग्रे मैटर को बनाती है। ग्रे मैटर कहाँ पर होगा, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड में। तो आप कहोगे जहाँ पर साइटोन आपस में मिल जाते हैं वहाँ पर कलर कैसा हो जाता है, दूसरा रंग हो जाता है। जबकि एक्सोन की उपस्थिति, जिस जगह पर एक्सोन ज़्यादा होगा उसे बनता है व्हाइट मैटर, श्वेत द्रव्य को बनाती है। यह आपको ध्यान रखना। तंत्रिका कोशिका का पार्ट, कौन सा पार्ट, साइटोन जिस जगह पर होता है वहाँ पर कौन सा रंग आ जाता है, दूसरा रंग, और एक्सोन जिस जगह पर आता है वहाँ पर रंग कैसा आ जाता है, सफ़ेद रंग, व्हाइट कलर। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्तों अगला पॉइंट इसमें है एक्सोन तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष की अपन बात करते हैं, वो क्या होता है, ये लंबा होता है, अशाखित होता है, इसमें किसी भी प्रकार की शाखाएं नहीं होती है। संख्या में कितना होता है, एक। एक्सोन की प्रकृति किस नेचर की होती है, मोटर नेचर की होती है, चालक प्रकृति होती है, अर्थात आवेगों को केंद्रक से दूर ले जाने वाली होती है। यह आवेगों को केंद्रक से दूर ले जाता है, अर्थात आवेगों का अपकेंद्रण, केंद्रक से दूर, सेंट्रीपिटेशन ऑफ इम्पल्स करवाता है। मतलब एक्सोन होता है किसी भी इम्पल्स को केंद्रक से दूर लेकर जाता है, टीलोडेंड्रिया की ओर, केंद्रक से दूर ले जाता है तो क्या करवाता है, अपकेंद्रण। एक्सोन का विस्तार, एक्सोन हिलोक से, मतलब एक्सोन स्टार्ट कहाँ से होता है, मैं आपको बताया था, साइटोन जहाँ पर खत्म होता है, एक्सोन जहाँ पर स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सोन हिलोक से टीलोडेंड्रिया तक विस्तृत होता है। मतलब एक्सोन कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सोन हिलोक से स्टार्ट होता है और टीलोडेंड्रिया पर जाके ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके ऊपर जो लेयर होती है एक्सोन के ऊपर जो लेयर होती है उस लेयर को बोलते हैं एक्सोलीमा। लीमा मतलब लेयर, कवरिंग ऑफ एक्सोन। नेक्स्ट पॉइंट इसका है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। तो यहाँ पर ध्यान रखना, माइलिनेटेड, श्वान की कोशिकाएं एक कवरिंग बना रही है एक्सोन के चारों तरफ तो उसे बोलेंगे माइलिनेटेड। और अगर एक्सोन की कोशिकाएं मतलब श्वान सेल कवरिंग नहीं बना रही है तो उसे बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिनेटेड क्या होता है वो देखना, माइलिन आच्छाद बनाने वाली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं इनके ऊपर। माइलिन को बनाने वाली कोशिकाएं क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। माइलिन आच्छाद भी क्या होता है, प्रेजेंट, माइलिन शीथ, और इम्पल्स के लिए कुचालक होती है। माइलिन की जो कवरिंग होती है, जैसे मान लो ये क्या है एक्सोन, इसमें कोई इम्पल्स क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या है, माइलिन की कवरिंग है। तो वहाँ से ये माइलिन की कवरिंग होती है उस इम्पल्स को बाहर निकलने से रोकती है, क्योंकि वहाँ पर इम्पल्स के लिए कैसी होती है, कुचालक लेयर। जैसे आपके घरों में कोई डोरी है, डोरी में जब करंट फ्लो करता है और अगर उसके ऊपर कोई इंसुलेटर की कवरिंग है प्लास्टिक की तो वहाँ से करंट आने के चांस क्या हो जाते हैं, जीरो। ऐसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर इम्पल्स के लिए क्या होती है, कुचालक। नॉन माइलिनेटेड की बात करिए अपन तो माइलिन आच्छाद बनाने वाली कोशिकाएं यहाँ पर एब्सेंट होती हैं क्योंकि माइलिन शीथ बना नहीं रही हैं। तो माइलिन शीथ भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। और इम्पल्स के लिए नॉन माइलिनेटेड क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि वहाँ से इम्पल्स बाहर लीक हो जाएगा उस एक्सोन से। क्योंकि मैंने ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि ऐसा कोई वायर है जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है तो वहाँ पर करंट आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, उसमें जो इम्पल्स होता है आवेग, उसके लिए वो कैसी होती है, सुचालक होती है। तो आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक तो है माइलिनेटेड एक्सोन और एक कौन सा है, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। समझते हैं इसको। अगर यहाँ पर बाहर की ओर कोई सेल है, माइलिन आच्छाद बनाने वाली कोशिका,
यहाँ पर है माइलिन शीत को बनाने वाली कोशिका है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर माइलिन शीत को बनाएगी। यहाँ पर वो क्या करेगी, माइलिन शीत को किसके चारों तरफ बनाएगी, एक्सॉन के चारों तरफ बनाएगी, तो इसे बोलेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन। फिर से आगे, फिर से क्या बन रही है, माइलिन शीत बन रही है, फिर से क्या बन रही है, माइलिन शीत। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कौन सी कोशिका है, माइलिन शीत बनाने वाली कोशिका, यहाँ पर भी कौन सी कोशिका है, माइलिन शीत बनाने वाली कोशिका। लेकिन बीच में आप देख रहे होंगे, बीच में कुछ ऐसा भी पार्ट है जहाँ पर माइलिन शीत है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर माइलिन को बनाने वाली कोशिका भी नहीं है। तो ये तो कैसा न्यूरॉन एक्सॉन है, माइलिनेटेड। और जहाँ पर माइलिन शीत नहीं बनती है तो उसे बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिन आच्छादित बनाने वाली कोशिका यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। जिस जगह पर माइलिन बनाने वाली कोशिका होती है वहाँ पर माइलिन की शीत बन जाती है, कवरिंग बन जाती है, और जिस जगह पर माइलिन को बनाने वाली कोशिकाएं नहीं होती है वहाँ पर माइलिन की शीत नहीं बनती है, और वो एक्सॉन कैसा हो जाता है, नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड। अगले पॉइंट की बात करें, माइलिन आच्छादित बनाने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, इसके लगा देना बच्चे, इसके लगा देना ट्रिपल स्टार। माइलिन आच्छादित बनाने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो एक तो होती है स्वान कोशिका, स्वान की कोशिका बना सकती है, और एक बना सकती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। माइलिन कोशिका, अब आपको पता ही है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो न्यूरॉन होते हैं उनके पास में स्वान कोशिकाएं नहीं होती हैं। इसका मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले सभी न्यूरॉन अनमाइलिनेटेड होते हैं क्या, तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसने लिखा है स्वान कोशिकाएं किसके पास में होती है, पीएनएस में। तो सीएनएस में क्या होती है, एब्सेंट, स्वान कोशिकाएं होती ही नहीं है पीएनएस के न्यूरॉन के पास में। तो पीएनएस में माइलिन शीत कौन सी कोशिका बनाती है, ट्रिपल स्टार। अगर कोई न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका है या कोई तंत्रिका है, और उसके ऊपर माइलिन की शीत है और स्वान सेल भी है, तो वो किसका होगा, वो होगा पीएनएस का। अगर कोई पीएनएस का न्यूरॉन है तो उसके ऊपर माइलिन शीत बना रही है, तो वो कौन बना रही है, स्वान की कोशिका बना रही है, क्योंकि वहाँ पर कौन बनाती है, स्वान की कोशिका ही बनाती है। लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं होती है ना, वो पीएनएस में क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं किस में होती है, सीएनएस के न्यूरॉन के पास में होती है बच्चे। सीएनएस में माइलिन शीत कौन बनाती है, ये अच्छा पॉइंट है। पीएनएस में स्वान कोशिका बनाती है, तो सीएनएस के न्यूरॉन के ऊपर कौन बनाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं बनाती है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस, मतलब अगर कोई न्यूरॉन पीएनएस का है और उसके ऊपर माइलिन की शीत कवरिंग है तो वो कौन सी कोशिका बनाती है, स्वान कोशिका। और अगर कोई न्यूरॉन सीएनएस का है और उसके पास में माइलिन की शीत है तो वो कौन सी कोशिकाएं बनाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करें मेरे दोस्तों, वो है माइलिन शीत की प्रकृति कैसे होती है। तो माइलिन शीत होती है वो किसकी बनी होती है, स्पिंगोलिपिड, मतलब ये लिपिड नेचर की परत होती है। फॉस्फोलिपिड, यह एक कुचालक परत की बात व्यवहार करती है, अर्थात ये आवेगों के रिसाव को रोकती है। कोई आवेग न्यूरॉन से दौड़ रहा है तो उसका जो रिसाव नहीं होना चाहिए बाहर, तो उसके रिसाव को रोकती है ये वाली परत, माइलिन आच्छादित। सीएनएस में इसका निर्माण ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाओं से होता है, और पीएनएस में इसका निर्माण स्वान कोशिकाओं से होता है। अगले पॉइंट की बात करें, माइलिन आच्छादित है उसके बारे में थोड़ा सा और दिया हुआ है सीएनएस में और पीएनएस में। तो यहाँ पर देखो सीएनएस में माइलिनेटेड न्यूरॉन कैसे बनते हैं और पीएनएस में कैसे बनते हैं। तो आप देखो यहाँ पर एक एक्सॉन दिखा रखा है, सीएनएस का एक्सॉन, और उधर कौन सा एक्सॉन है, पीएनएस का एक्सॉन। तो यहाँ पर ये वाली कोशिका है, कौन सी कोशिका है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये कौन सी कोशिका है, ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिका। ऐसे ये कौन सी कोशिका है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और यहाँ पर भी ओलिगोडेंड्रोसाइट। और ओलिगोडेंड्रोसाइट यहाँ पर क्या बना रही है, यहाँ पर बना रही है माइलिन शीत। यहाँ पर क्या बना रही है, ओलिगोडेंड्रोसाइट एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीत को बना रही है। ऐसे माइलिन शीत बना रही है किसके चारों तरफ, एक्सॉन के चारों तरफ है। ऐसे यहाँ पर भी ये कौन सी कोशिका, ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिका सीएनएस के तंत्रिका के चारों तरफ क्या बना रही है, माइलिन की कवरिंग बना रही है, कुचालक परत को बना रही है। और अब क्या होगा इसमें, जैसे इस साइड से कोई क्या आता है, इम्पल्स, तो वो इम्पल्स यहाँ से यहाँ पर छलांग लगाएगा, इसे बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन, इम्पल्स का कैसा कंडक्शन हो रहा है, साल्टेटरी कंडक्शन। और बीच में माइलिन शीत नहीं बनती है, उसे बोलते हैं रेनवियर्स के नोड। इसे क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोड। कॉन्टिन्यूस माइलिनेटेड एक्सॉन विथ फ्यू रेनवियर नोड्स। सतत माइलिन आच्छादित, मतलब माइलिन आच्छादित क्या है, यहाँ पर बड़ी है, सतत माइलिन आच्छादित तथा कम रेनवियर की घुंडी वाले एक्सॉन। मतलब इसमें एक्सॉन रेनवियर के नोड क्या होते हैं, कम होते हैं। किसमें, सीएनएस। सीएनएस का जो एक्सॉन या सीएनएस के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें माइलिन शीत होती है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, और रेनवियर के नोड होते हैं वो कम बनते हैं। इसमें माइलिन आच्छादित का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है। लेकिन आप पीएनएस में देख सकते हो, अगर वो तंत्रिका कोशिका पीएनएस की है
तो उसके एक्सोन के चारों तरफ कौन सी कोशिकाएं होती हैं? उसके पीएनएस के एक्सोन के चारों तरफ पे कौन सी कोशिकाएं होती हैं? माइलिन बनाने वाली श्वान की कोशिकाएं होती हैं। और श्वान की कोशिकाएं पीएनएस में क्या बनाती हैं? एक्सोन के चारों तरफ कुचालक परतें माइलिन बनाती हैं। माइलिन परत होती है वो इसके ऊपर बनती है, और ये माइलिन की परत बनती है तो बिल्कुल यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है। तो इसमें रेनवियर के नोड क्या होते हैं? इसमें ज़्यादा, मतलब इसमें आपको रेनवियर के जो नोड होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रेनवियर के नोड क्या है? कम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर रेनवियर का नोड है, ये रहा एक और ये रहा। और यहाँ पर जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो छोटे छोटे लूप के हिसाब से होता है। यहाँ पर कंडक्शन का लूप कैसा बन रहा है? बड़ा लूप बन रहा है, बड़ा लूप। लेकिन यहाँ पर कंडक्शन के छोटे छोटे लूप बनते हैं, छोटे छोटे लूप बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनवियर के नोड क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर रेनवियर के नोड कम होते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूअस माइलिनेटेड एक्सोन एंड मैनी रेनवियर्स नोड, मतलब इसमें क्या होता है? माइलिनेटेड एक्सोन कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये लंबाई क्या है? इसकी ज़्यादा है। माइलिन शीथ की लंबाई यहाँ पर क्या है? ज़्यादा, और यहाँ पर माइलिन शीथ की लंबाई क्या है? कम। तो इसे तो ये क्या बोल रहा है? कॉन्टिन्यूअस, और इसको ये क्या बोल रहा है? डिसकॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर रेनवियर के नोड क्या है? कम है, और यहाँ पर रेनवियर के नोड क्या है? ज़्यादा है। तो ऐसा तथा माइलिन आच्छादित तथा अधिक रेनवियर गुंडी वाले एक्सोन। और माइलिन आच्छादित का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? यहाँ पर श्वान की कोशिकाएं करती हैं। अब देखते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे जिसके पास में रेनवियर के नोड कम बनते हैं, इसको वापस देखना। इम्पल्स स्पीड इन सीएनएस फास्टेट और इम्पल्स स्पीड इन पीएनएस फास्ट, मतलब यहाँ पर इम्पल्स की स्पीड इसमें और इसमें अपन चेकआउट करें, सीएनएस में और पीएनएस। मतलब आपके पास में दो प्रकार के तंत्रिका कोशिकाएं हैं, एक्सोन है, एक तो किसका? सीएनएस का है, एक पीएनएस का है। तो आवेग की संचरण की गति की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत तेज दौड़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा कम दौड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनवियर के नोड क्या है? कम है, और ये माइलिन की शीथ है उसकी लंबाई क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर इम्पल्स के लीक होने के चांस या रिसाव होने का चांस क्या रहेगा? कम रहेगा, और यहाँ पर रिसाव होने का चांस क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब है यहाँ तो है फास्टेट और यहाँ पर फास्ट, थोड़ी कम है, मतलब यहाँ पर इम्पल्स की गति कम है थोड़ी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो सीएनएस में इम्पल्स की गति क्या होती है? रैपिड, फास्टेट होती है, और यहाँ पर होती है फास्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पर रेनवियर के नोड क्या होते हैं? कम होते हैं, यहाँ पर रेनवियर के नोड क्या होते हैं? ज़्यादा। तो यहाँ पर इम्पल्स के लीक होने के चांस थोड़े से क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं बच्चे। अगले पॉइंट की अपन बात करें, टाइप्स ऑफ एक्सोन, जो आपको मैं बता चुका हूँ, नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड। अब ये क्या होते हैं? थोड़ा सा इसको भी समझना, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड एक्सोन, इसमें तंत्रिकीय आवेगों की स्पीड क्या होती है? बहुत ही धीमी होती है, क्योंकि यहाँ पर माइलिन है ही नहीं। मतलब ऐसा कोई वायर है जिसके ऊपर क्या नहीं है? इंसुलेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है, तो वहाँ पर करंट या जो वोल्टेज होता है उसके रिसाव होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे ये बोल रहा है कि एक कोई एक्सोन है, ये क्या है? एक एक्सोन, ये क्या है? कोई एक्सोन है, और एक्सोन के अंदर क्या भरा हुआ है? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म बाहर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे इसमें क्या बनता है? मतलब पोल्स बनते हैं, और यहाँ पर ये क्या करता है? इम्पल्स इसमें ट्रेवल करेगा, लेकिन जब ये इम्पल्स यहाँ पर ट्रेवल करेगा, क्योंकि यहाँ पर माइलिन की शीथ नहीं है, तो इम्पल्स के यहाँ पर वोल्टेज का रिसाव ज़्यादा होगा, और वोल्टेज का रिसाव ज़्यादा होगा तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसमें तंत्र के आवेगों की स्पीड क्या होती है? बहुत ही धीमी होती है। और ये इस प्रकार के नॉन माइलिनेटेड एक्सोन किस में पाए जाते हैं? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनमें ये देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करें माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन, माइलिन आच्छाद युक्त प्लस से माइलिन आच्छाद विहीन एक्सोन की अपन बात करते हैं। इसमें तंत्रिकीय आवेगों की स्पीड जंपिंग कंडक्शन बोलते हैं इसको, साल्टेटरी कंडक्शन, बहुत ही फास्ट होती है, और साल्टेटरी कंडक्शन इन्हें बोला जाता है। मतलब यहाँ पर जो इम्पल्स होता है छोटे छोटे लूप बनाकर ट्रेवल करता है। ये एक लूप तैयार हुआ, ये दूसरा लूप बन गया, ऐसे मतलब छोटे छोटे यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होते हैं, उनके लूप बनते हैं, और ऐसे इम्पल्स आगे ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, छोटे छोटे लूप बनते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीच बीच में जहाँ पर माइलिन नहीं है, जहाँ पर माइलिन की कवरिंग है ही नहीं, इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं? जिस जगह माइलिन की कवरिंग होती ही नहीं है वहाँ पर थोड़ा बहुत रिसाव होने का चांस बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं रेनवियर के नोड। और ये बीच वाला कौन सा पार्ट है? माइलिनेटेड पार्ट। तो कशेरुकी जीव वर्टिब्रेट्स में भी मिलते हैं, और उच्च कशेरुकी जीव हायर वर्टिब्रेट्स, मतलब छोटे मोटे निम्न कशेरुकी और उच्च कशेरुकियों में देखने को मिलते हैं। कौन से? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आप देख रहे होंगे इसमें माइलिनेटेड
नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, इस प्रकार के एक्सोन किस में मिलते हैं? वर्टिब्रेट्स में और हायर वर्टिब्रेट्स में। जहाँ पर माइलिन की शीट बिल्कुल है ही नहीं तो उन्हें बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड, जो किस में मिलते हैं? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। टोटल माइलिनेटेड, अब इसमें ऐसे दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, अगर कोई एक्सोन बिल्कुल टोटल माइलिनेटेड होता, पूरा का पूरा ही माइलिनेटेड होता, अगर कोई एक्सोन पूरा का पूरा ही माइलिनेटेड होता तो बहुत बढ़िया काम हो जाता, फिर यहाँ तो इम्पल्स बिल्कुल ही रिसाव नहीं होता, बिल्कुल ही लीक नहीं होता ऐसे। लेकिन अब क्या नहीं होगा, यहाँ पर इम्पल्स होता है वो कंडक्ट ही नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा एक्सोन ही माइलिन शीट से कवर हो जाए तो उसमें तो इम्पल्स से कंडक्ट ही नहीं करेगा। टोटली माइलिनेटेड एक्सोन, पूर्णतः माइलिन आच्छाद से मुक्त युक्त एक्सोन, युक्त एक्सोन, इस प्रकार के एक्सोन में इम्पल्स कंडक्शन संभव ही नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगले पॉइंट की बात करें दोस्त, फैक्ट की बात करते हैं, तो फैक्ट क्या है उसको भी समझते हैं। फैक्ट इसमें लिखा हुआ है, न्यूक्लियाई किसके लिए यूज होता है? न्यूक्लियाई वर्ड और गैंग्लिया, एक न्यूक्लियाई एक गैंग्लिया। तो ग्रुप ऑफ साइटोन प्रेजेंट इन सीएनएस, अगर ग्रुप ऑफ साइटोन है लेकिन वो किसका है? सीएनएस में है ऐसा कुछ, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियाई। ग्रुप ऑफ साइटोन है लेकिन वो किस में है? पीएनएस में है, तो उसे बोलते हैं गैंग्लिया। ग्रुप ऑफ साइटोन, अगर ग्रुप ऑफ साइटोन इकट्ठे हो गए साइटोन किसके अंदर? सीएनएस में, तो उन्हें बोलेंगे न्यूक्लियाई। और अगर ग्रुप ऑफ साइटोन इकट्ठे हो गए किसमें? पीएनएस में, तो उसे बोलेंगे गैंग्लिया। ऐसे ही यहाँ पर बोल रहा है पीएनएस में इम्पल्स कंडक्शन के मार्ग को बोलते हैं नर्व तंत्रिका, और सीएनएस में क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट। तो नर्व तो किस में बोलते हैं? पीएनएस में, और ट्रैक्ट किस में बोलते हैं? सीएनएस में। नर्व मतलब तंत्रिका अनेक न्यूरॉन से निर्मित, और न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका सिंगल न्यूरॉन। तो अनेक न्यूरॉन से बनता है कोई मार्ग, छोटे छोटे न्यूरॉन ऐसे आपस में जुड़ रहे हैं तो इन्हें तो बोलते हैं नर्व तंत्रिका, और केवल एक ही है बस अकेली है तो इसे बोलते हैं न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये किसका डायग्राम है? तंत्रिका, न्यूरॉन। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस एक न्यूरॉन की बात करें अपन तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फाइबर हैं। इन छोटे छोटे फाइबर्स को क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे न्यूरॉन, और इस पूरे बंडल को क्या बोलेंगे? नर्व। अगर एक फाइबर की अपन बात करें बोला तो एक को क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। लेकिन छोटे छोटे आपस में जुड़ के एक बड़ा सा पाथ बना रहे हैं, एक बंडल बना रहे हैं, तो इसे बोलते हैं नर्व तंत्रिका। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू पोल। पोल के आधार पर, ध्रुव के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ध्रुव के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एपोलर अध्रुवीय, यूनिपोलर एक ध्रुवीय, बाईपोलर द्विध्रुवीय, मल्टीपोलर बहुध्रुवीय, स्यूडो यूनिपोलर आभासी एकल ध्रुवीय। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप कौन सा है? एपोलर न्यूरॉन, अध्रुवीय न्यूरॉन, जिसमें डेंड्रोन एब्सेंट है, एक्सोन एब्सेंट है, केवल उसमें क्या है? साइटोन। मतलब ऐसा न्यूरॉन जिसके पास में ना तो डेंड्रोन है ना ही उसके पास में एक्सोन है, उसे बोलते हैं एपोलर न्यूरॉन। और ये किस में होता है? हाइड्रा। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये चीज टॉपिक बताया था आपको कि सबसे पहले न्यूरॉन किस में देखा गया? सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर हाइड्रा में, और वो भी कैसा था? एपोलर, मतलब उसके पास में कोई पोल नहीं है, ना तो उसके पास में डेंड्रोन है ना उसके पास में एक्सोन है। इस प्रकार के न्यूरॉन में पोल अनुपस्थित होते हैं। अगला कौन सा न्यूरॉन है? यूनिपोलर। इसमें दे रखा कि डेंड्रोन क्या होता है? एब्सेंट। यहाँ पर डेंड्रोन क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है यूनिपोलर में, लेकिन एक्सोन प्रेजेंट होता है बस। साइटोन भी होता है, एक्सोन भी होता है, लेकिन डेंड्रोन एब्सेंट होता है, इसे बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, एकल ध्रुवीय। टोटल नंबर ऑफ पोल कितने होते हैं? इसमें केवल एक पोल बनता है एक्सोन वाली साइड में। वो किस में होते हैं? अर्ली एम्ब्रियो, प्रारंभिक भ्रूण में कौन से न्यूरॉन देखने को मिलते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। अगला न्यूरॉन है इसमें कौन सा है? बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन में आप देख रहे होंगे इसमें डेंड्रोन है, साइटोन भी है और एक्सोन भी है, तीनों ही होते हैं, तो इसे बोलते हैं बाईपोलर, एक पोल ऊपर एक पोल नीचे। टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 2। किस में देखने को मिलते हैं? ये एग्जाम्पल ध्यान रखना बच्चों, रेटिना ओपाई, आंखों के रेटिना में देखने को मिलते हैं। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज, अपने नाक के अंदर एक एपिथेलियम होता है जिसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी, जो स्मेल को डिटेक्ट करता है, गंध को ग्रहण करने का काम करता है, उसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज। ग्रहण उपकला नाक में, वहाँ पर देखने को मिलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। अगला है मेरे दोस्तों मल्टीपोलर न्यूरॉन, बहुध्रुवीय न्यूरॉन। बहुध्रुवीय न्यूरॉन में आप देख रहे होंगे मैनी डेंड्राइट्स, तो इसमें बहुत सारे क्या बनते हैं? पोल बनते हैं, और एक इसमें क्या है? एक्सोन है, और एक बीच में क्या है? साइटोन है। मतलब डेंड्रोन्स तो यहाँ पर भी है, साइटोन भी है, एक्सोन भी है, लेकिन यहाँ पर पोल कैसे हैं? बहुत सारे पोल बन रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोल बहुत सारे होते हैं। मोस्टली इन ह्यूमन, मोस्टली इन वर्टिब्रेट्स लिख सकते हो आप, या मोस्टली इन ह्यूमन में देखने को मिलते हैं, वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कौन से न्यूरॉन देखने को मिलते हैं? मल्टीपोलर, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें है स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन किस में देखने को मिलते हैं? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करते हैं तो कूट ध्रुवीय न्यूरॉन,
स्यूडो पोलर न्यूरॉन सेंसरी नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? सेंसरी नेचर के। तो इसमें आप देख रहे होंगे स्किन से कोई क्या जा रहा है, स्किन से कोई स्टिमुलस जा रहा है, स्किन से कोई ग्राही लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से डेंड्रोन, और एक साइड में एक्जोन। लेकिन यहाँ पर जो एक्जोन होता है ये इसमें क्या है? साइटोन। साइटोन से एक छोटा सा परवर्ध निकल गया इसमें, रियल में नहीं है लेकिन तो सूडो टाइप का है डेंड्रोन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सूडो पोलर न्यूरॉन। एक्जोन है, साइटोन है, लेकिन यहाँ से छोटा सा एक परवर्ध निकल गया बाहर की साइड में, इस परवर्ध को बोलते हैं डेंड्रोन। इसकी वजह से इसका नाम क्या है? सूडो पोलर न्यूरॉन। ये किस में देखने को मिलते हैं सूडो पोलर न्यूरॉन? तो डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आगे पढ़ेंगे डोर्सल रूट क्या होती है। स्पाइनल कॉर्ड का, जैसे मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, जब इसका टीएस लेते हैं तो 2 रूट आगे निकलती हैं और 2 रूट पीछे निकलती हैं। आगे जो रूट निकलती है उन्हें बोलते हैं डोर्सल, साइड में निकलने वाली का नाम है डोर्सल रूट गैंग्लिया। जो पीछे जाती है निकलकर रूट, उसे बोलते हैं वेंट्रल रूट गैंग्लिया। तो यह ध्यान रखना है, जो डोर्सल रूट होती है स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें कौन से देखने को मिलते हैं? सूडोपोलर न्यूरॉन। अगला इसमें सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 घटक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओरिजिन ऑफ सीएनएस एक्टोडर्मल बहिर्चर्म से बनता है। कैसे बनता है? सबसे पहले फीमेल गैमिट ओवम और मेल गैमिट स्पर्म, इसमें 23 गुणसूत्र, इसमें भी 23 गुणसूत्र हैप्लॉइड सेल से आपस में करती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, तो बनता है जाइगोट, एक कोशिकीय। 2n इज इक्वल टू 46 से 2n इज इक्वल टू 46 एक कोशिकीय जाइगोट। जाइगोट में चलता है लगातार विदलन, बोले तो समसूत्री। माइटोसिस है लेकिन इसको बोल रहे हैं क्लीवेज क्योंकि स्पेशल टाइप का है। इससे बनता है बाद में 8 और 16 सेल स्टेज मोरूला, बोल लाइक स्ट्रक्चर। मोरूला में कोशिकाओं में जब रीअरेंजमेंट होता है तो बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला में होती है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस तो बनता है गैस्ट्रुला, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के अंदर बनती है 3 भ्रूणीय परतों का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला के अंदर 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है, 3 जर्म लेयर बनती है। सबसे बाहर वाली जर्म लेयर को बोलते हैं एक्टोड्रम, बीच वाली को बोलते हैं मेजोड्रम दोस्तों, और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं एंडोड्रम। जो एक्टोड्रम होती है वो किसको बनाती है? सबसे पहले न्यूरल ट्यूब। आगे देखेंगे न्यूरल ट्यूब क्या होती है। मतलब इसके एक्टोड्रम से जब किसके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले एक्टोड्रम से बनती है न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब होती है उससे बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये न्यूरल ट्यूब आगे डेवलप होकर बनाती है किसको? ब्रेन को, मस्तिष्क को, और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु को बनाती है। इस प्रकार से सीएनएस का विकास होता है, डेवलपमेंट। आगे देखें, इसमें दिखा रखा है न्यूरल ट्यूब। सबसे पहले एक्टोड्रम से एक न्यूरल ट्यूब बनती है। ये क्या है? न्यूरल ट्यूब। इस प्रकार की ट्यूब बनती है सबसे पहले, और न्यूरल ट्यूब का पीछे वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, और आगे वाला पार्ट होता है इसके बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। और एंटीरियर पार्ट से किसकी ओरिजिन होती है? ब्रेन की, और इसके पोस्टीरियर पार्ट से किसकी ओरिजिन होती है? स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिन होती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक्टोड्रम की न्यूरल ट्यूब से बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है ब्रेन। सबसे पहले अपन किसको पढ़ते हैं? ब्रेन को पढ़ते हैं। ब्रेन की ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है? एक्टोड्रम से होती है। ब्रेन कहाँ से बनता है? क्योंकि न्यूरल ट्यूब किससे बनती है? एक्टोड्रम से, तो ब्रेन भी किससे बनता है? एक्टोड्रम से। डायमेंशन ऑफ ब्रेन, ये ऐसे बोल सकते हैं कि मस्तिष्क का जो आकार होता है, साइज होता है, कितना होता है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 16.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 9 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान रखना, इसका कुछ खास नहीं है। वेट ऑफ ब्रेन, थोड़ा ये ध्यान रखना, वेट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का वजन पुरुषों में ज़्यादा होता है। मेल में वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, और स्त्री होती है फीमेल, उसमें होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। थोड़ा वजन कम होता है। स्त्रियों के दिमाग का थोड़ा वजन क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। और पुरुषों के दिमाग का थोड़ा वजन क्या होता है? ज़्यादा। फंक्शंस ऑफ ब्रेन, क्या काम करता है ब्रेन? तो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और ऑर्डर देता है बॉडी को। ये कोऑर्डिनेशन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में क्या बिठाता है? समन्वय स्थापित करता है, और उनको नियंत्रित करता है, और क्रियाओं को करने के लिए आदेश भी देता है। कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, कौन सी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। ब्रेन का लैटिन टर्म क्या होता है? लैटिन वर्ड, मतलब लैटिन वर्ड है एनसिपेलोन। लैटिन वर्ड कौन सा है? एनसिपेलोन। और इसका मतलब अपनी लैंग्वेज में क्या होता है? ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क के विद्युतीय आवेगों की जांच किससे की जाती है? ईईजी। एक होता है ईसीजी, नाम सुना होगा आपने।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब वो किसके आवेगों की जांच करता है, जो हार्ट होते हैं, हार्ट बीट रेट, उसके सिग्नल्स को जांचने के काम करता है ईसीजी। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है ये ईईजी, ये भी एक मशीन है और ये भी एक मशीन है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मतलब ये किसके सिग्नल्स को जांचता है, मस्तिष्क में जो सिग्नल्स होते हैं, विद्युतीय आवेग होते हैं, उनकी जांच होती है ईईजी से। अगला पॉइंट, मस्तिष्क के आवरण कौन कौन से होते हैं, मस्तिष्क के ऊपर कौन कौन सी आवरण पाए जाते हैं, कौन कौन सी कवरिंग पाई जाती है। तो कवरिंग ऑफ ब्रेन, लैटिन टर्म क्या है, मेनिंजेस। मतलब ये जो मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण होते हैं इनको बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में मेनिंजेस, और इसका मतलब होता है मस्तिष्क के आवरण। मस्तिष्क से मतलब ब्रेन के ऊपर कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं मस्तिष्क के ऊपर कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण होते हैं। सबसे बाहर वाला होता है ड्यूरामेटर, दूसरा सेकंड होता है एरेकिनोइड, और तीसरा होता है पायामेटर। तीनों का ध्यान आपको रखना है। ब्रेन के ऊपर कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण। सबसे बाहर वाला होता है ड्यूरामेटर, नाम से पता चल रहा है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर है तो ड्यूरेबल है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, चोट लग जाती है तो ब्रेन को अंदर कोई नुकसान नहीं होने देता। वो कौन सा पार्ट है, ड्यूरामेटर। तो सबसे बाहर ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो कवरिंग है सबसे बाहर, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। और ड्यूरामेटर के अंदर होता है, उस कवरिंग को क्या बोलेंगे, इस कवरिंग को क्या बोलेंगे, ये वाली जो कवरिंग होती है इसे बोलते हैं एरेकिनोइड। इसे क्या बोलेंगे, एरेकिनोइड। और एरेकिनोइड के अंदर होता है जो तीसरी कवरिंग है, इस वाली कवरिंग को बोलते हैं, इसे बोलते हैं पायामेटर। पायामेटर। सबसे पहले ड्यूरामेटर डबल फाइब्रस लेयर, दोहरी तंतु में संरचना होती है, डबल फाइब्रस लेयर होती है। एरेकिनोइड विलाई और माइक्रोविलाई, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट होते हैं इसके पास में। जो एरेकिनोइड लेयर होती है वो थोड़ा सा अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और बनाती है विलाई, और विलाई के ऊपर क्या बनाती है, माइक्रोविलाई। मतलब विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई यहाँ पर बनते हैं। मतलब आप इसको भी ध्यान में रखना है कि विलाई और माइक्रोविलाई किसके ऊपर होते हैं, एरेकिनोइड लेयर के ऊपर होते हैं। और यहाँ पर एरेकिनोइड और पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, इसे क्या बोलेंगे, इस स्पेस का नाम क्या रखा गया है, सब एरेकिनोइड स्पेस। क्या नाम है इसका, सब एरेकिनोइड स्पेस। मतलब एरेकिनोइड और पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है इसका नाम है सब एरेकिनोइड स्पेस। और ऐसे ही ड्यूरामेटर और एरेकिनोइड के बीच में जो स्पेस है, ड्यूरामेटर और एरेकिनोइड के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसे क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब एरेकिनोइड स्पेस के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को क्या बोलेंगे, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मतलब यहाँ पर जो बीच में जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल, सब एरेकिनोइड स्पेस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या काम करता है, अगर कोई बाहर से चोट लगती है इसके ऊपर ब्रेन के ऊपर, तो ये चोट इसके ब्रेन होता है अंदर, उसके पास में नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यांत्रिक आघातों से बचाने के लिए CSF क्या करता है, यांत्रिक आघात, आघात मतलब चोट, बाहर से कोई अगर यांत्रिक आघात होता है तो उसे बचाने का काम करता है कौन, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये मैंने आपको बता दिया है कि एरेकिनोइड होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे होते हैं विलाई और माइक्रोविलाई, और यहाँ पर एक छोटी सी कैविटी बनती है, उसे बोलते हैं क्रेनियल वेनस साइनस। और ऐसे सबसे बाहर जो लेयर होती है इसे बोलते हैं क्रेनियम, कपाल। कपाल के ऊपर एक लेयर होती है स्किन, और स्किन के ऊपर छोटे छोटे होते हैं हेयर, बाल होते हैं। और इसके अंदर पायामेटर के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे अंदर वाली स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है इसे बोलते हैं प्रेमस्तिष्क। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, प्रेमस्तिष्क, बोले तो सेरेब्रम, सेरेब्रम। और अंदर जो आपको ये दिख रही है स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्रेनियल वेनस साइनस। क्रेनियल वेनस साइनस मतलब ये छोटा सा क्या है, कैविटी है। इस कैविटी को बोलते हैं क्रेनियल वेनस साइनस। साइनस मतलब कैविटी, साइनस का मतलब ही क्या होता है, छोटी छोटी एयर कैविटीज होती हैं ब्रेन के अंदर, उन्हें बोलते हैं साइनस। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहली कौन सी लेयर थी, ड्यूरामेटर। सबसे पहली लेयर कौन सी थी दोस्तों, ड्यूरामेटर, ड्यूरेबल थी। आउटर मोस्ट लेयर बाहरी आवरण, थिक मोटी होती है, नॉन इलास्टिक होती है, अप्रत्यास्थ। ये दोहरी तंतु में आवरण से बनी होती है, डबल फाइब्रस लेयर, अपारदर्शी होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। फॉल्स क्रेनियल वेनस साइनस, मतलब इसमें जो फोल्ड होते हैं, वलन होते हैं, किसमें किसमें, ड्यूरामेटर में, उन्हें बोलते हैं क्रेनियल वेनस साइनस। इन्हें क्या बोलेंगे, क्रेनियल वेनस साइनस।
अगला है इसमें एरेकिनोइड। एरेकिनोइड की बात करते हैं तो एरेकिनोइड कौन सी परत है? मध्य परत है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होती है, केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एरेकिनोइड जो लेयर होती है केवल किस में पाई जाती है? स्तनधारियों में पाई जाती है। मतलब मैमल्स होते हैं इसमें ही देखने को मिलती है एरेकिनोइड, बाकी दूसरे एनिमल्स होते हैं उनमें एरेकिनोइड देखने को नहीं मिलती है। अगला इसमें है CSF के कार्य। मतलब ब्रेन के अंदर सब एरेकिनोइड स्पेस होता है, उसके अंदर भरा हुआ होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या काम करता है? बाह्य यांत्रिक आघातों से बचाता है। CSF की परतों के बीच 10 से 15 देख रहे होंगे यहाँ पर, सबसे बाहर क्या है? स्कल। ये क्या देता है? प्रोटेक्शन। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको दिख रहा होगा इसमें। ब्रेन होता है अंदर, ये क्या है? ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन। तो यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड क्या कर रहा है? ये फ्लूइड प्रोटेक्शन देता है, किससे? बाह्य यांत्रिक आघातों से। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बाहर वाली लेयर CSF मस्तिष्क की परतों के बीच 10 से 15 mm ऑफ HD दाब बनाए रखता है, जिससे ये परतें आपस में चिपकती नहीं है। तो यहाँ पर जो CSF होता है सबड्यूरल स्पेस में, यहाँ पर कितना दाब मेंटेन रखता है? 10 से 15 mm ऑफ HG, जिसकी वजह से एरेकिनोइड और पायामेटर आपस में नहीं चिपकती है। मतलब वो चिपकती नहीं है CSF की वजह से। यह मस्तिष्क को उत्प्लावक बायांशी प्रोवाइड करता है, उत्प्लावकता प्रदान करता है, जिससे मस्तिष्क हल्का प्रतीत होता है वजन। क्योंकि आपको पता है नर में इसका वजन कितना है? 1400 ग्राम, और मादा होती है महिला, उसमें कितना हो? 1350 ग्राम। लेकिन फिर भी इतना वजन होते हुए भी आपको लगता नहीं है कि इतना वजन है, क्योंकि उत्प्लावकता प्रदान करता है कौन? CSF। जैसे यहाँ पर इसने समझा रखा है कि ये एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें क्या भरा हुआ है? CSF, और इसमें क्या रख दिया? ब्रेन। तो ब्रेन ऐसे हल्का महसूस होता है, बायांशी फोर्स लगता है ऊपर, जिसकी वजह से ये हल्का लगता है। इसका वेट कैसा लगता है? मिनिमल। इसका वजन क्या लगता है? बिल्कुल ही बहुत कम लगता है। CSF में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व एरेकिनोइड विलायक की सहायता से अवशोषित होकर मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। मतलब CSF में क्या भी पाए जाते हैं? पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और ये पोषक तत्व एरेकिनोइड जो विलाई होती है, विलाई और माइक्रोविलाई, मतलब यहाँ पर आपको दिखा रखा है CSF में क्या पाए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये CSF है, ये क्या है? बाहर की ओर CSF। तो CSF में क्या होते हैं? पोषक तत्व। और ये एरेकिनोइड विलाई होती है, इसको एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, और अवशोषित करके ब्रेन के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, विभिन्न भागों तक लेकर जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो मतलब सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड और फ्लूइड, मतलब सीधी सी बात है। CSF होता है ब्रेन के आसपास, मतलब मस्तिष्क में भी होता है, और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें भी होता है, मेरुरज्जु में भी होता है, और प्रमस्तिष्क में भी होता है। अर्थात ये मस्तिष्क की गुहाओं, ब्रेन वेंट्रिकल्स तथा मेरुरज्जु में भी पाया जाता है। ब्रेन में वेंट्रिकल्स कितने होते हैं? 4। ब्रेन वेंट्रिकल्स कितने होते हैं? 4। गुहाएं होती है, कैविटीज होती है छोटी छोटी ब्रेन के अंदर, उनमें भी भरा हुआ होता है। और साथ साथ में जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर भी CSF भरा हुआ होता है, ताकि स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी बिल्कुल बायांशी की वजह से मिनिमल वेट वाली लगे। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मतलब ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एनसेफेलॉन बोले तो ब्रेन क्या बोलते हैं? एनसेफेलॉन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन। मध्य मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? मेजेनसेफेलॉन। और सबसे पीछे वाला होता है उसे बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। 3 पार्ट हैं इसके। मतलब ये क्या है? न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब होती है। न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट होता है, मैं आपको बताया था अभी, आगे वाला जो पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट, वो किसको बनाता है? ब्रेन को बनाता है। और पीछे वाला जो इसका पार्ट होता है न्यूरल ट्यूब का, एक्टोडर्म से बनती है ना न्यूरल ट्यूब, तो इसका पीछे वाला पार्ट होता है वो किसको बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। तो अपन पढ़ किसको रहे हैं? ब्रेन को। ब्रेन के कितने पार्ट है? आगे वाला पार्ट है फोर ब्रेन, प्रोजेनसेफेलॉन, बीच वाला है मेजेनसेफेलॉन मिड ब्रेन, और पीछे वाला कौन सा है? रोम्बेनसेफेलॉन पश्च मस्तिष्क। फिर से इसको डिवाइड किया गया है आगे, तो आप देख रहे होंगे अग्र मस्तिष्क को फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो टेलेनसेफेलॉन जिसमें आता है प्रमस्तिष्क और टेलेनसेफेलॉन प्रमस्तिष्क, और एक होता है डाइएनसेफेलॉन। मतलब एक तो होता है टेलेनसेफेलॉन, एक होता है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन होता है, इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस 10%, 80%, 10%, ये तीनों मिलकर बनाते हैं किसको? डाइएनसेफेलॉन को। लेकिन एक पार्ट हो रहा है इसमें, कौन सा? सेरेब्रम होता है, स्मॉल ब्रेन, उसको बोलते हैं टेलेनसेफेलॉन।
और सेरेब्रम होता है, जो सेरेब्रम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? ओल्फैक्टरी लोब, घ्राण पाली। कौन सी पाली होती है? घ्राण पाली। सेरेब्रम, एमिगडाला और हिपोकैम्पस। तो हिपोकैम्पस, एमिगडाला, प्रेमस्टिक्स और घ्राण पाली ये किसके पार्ट है? टीलेनसिपेलोन। एक होता है डाइएनसिपेलोन। तो आप इसको ध्यान में रखना। टीलेनसिपेलोन के कौन कौन से पार्ट है? ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, एमिगडाला, हिपोकैम्पस। डाइएनसिपेलोन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसी प्रकार से बात करें मध्य मस्तिष्क से। मध्य मस्तिष्क होता है उसे बोलते हैं मेजेनसिपेलोन। दोस्तों इसमें कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना कितने लोब? 4 लोब। क्वाड्रा मतलब कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। तो 4 लोब प्रेजेंट होती है। 2 तो ऊपर होती है, 2 नीचे होती है। मिड ब्रेन में 2 ऊपर और 2 नीचे लोब होती हैं। ऊपर वाली होती हैं उन्हें बोलते हैं सुपीरियर कोलिक्यूली और इन्फीरियर कोलिक्यूली या कोलिक्यूलाई। ऐसे ही कुर्रा सेरेब्राई पेडेंकल, मतलब मिड ब्रेन होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना और कुर्रा सेरेब्राई पेडेंकल, इससे मिलकर बना हुआ होता है। ऐसे ही अपन बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क, फाइन ब्रेन, रोमेनसिपेलोन। रोमेनसिपेलोन के 2 पार्ट होते हैं, मेटेनसिपेलोन और माइलेनसिपेलोन। मेटेनसिपेलोन और माइलेनसिपेलोन। पश्चिम मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं, मेटेनसिपेलोन, माइलेनसिपेलोन। मेटेनसिपेलोन होते हैं, इसके भी फिर से 2 पार्ट हैं। एक तो है इसका कौन सा पार्ट? पोन्स, और एक इसका पार्ट कौन सा है? सेरेबेलम दोस्तों। और जो माइलेनसिपेलोन होते हैं उसका पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा। तो आप देख सकते हो मेन पार्ट कौन से पढ़ेंगे यहाँ पर। डायरेक्टली आपने आज तक ये पढ़ा होगा कि पश्चिम मस्तिष्क के 3 पार्ट कौन से? पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। मध्य मस्तिष्क के 2 पार्ट कौन से? कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना और कुर्रा सेरेब्राई पेडेंकल। अग्र मस्तिष्क के कौन से पार्ट है? थैलेमस से हाइपोथैलेमस, थैलेमस से हाइपोथैलेमस और एक कौन सा पार्ट है? सेरेब्रम। ये 3 पार्ट पड़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान रखना डिटेल में। अगला पॉइंट इसमें आता है लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांस है 99%। तो अपन कह सकते हैं कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, तो इसे बोलते हैं भावनात्मक मस्तिष्क, इमोशंस वाला ब्रेन है ये। मतलब कहीं ना कहीं जो 4 ब्रेन होता है उसी के अंदर होता है लिम्बिक सिस्टम। 4 ब्रेन के अंदर ही क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम। और ये लिम्बिक सिस्टम होता है प्रेम, लव, घृणा, हेट, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाओं पर नियंत्रण करता है। मतलब किसी से कितना प्रेम है, क्या है, कैसे है, वो क्यों है, वो प्रेम, घृणा किससे क्यों हो रही है, ईर्ष्या और द्वेष अपन क्यों रखते हैं, इन सभी का नियंत्रण कहाँ से होता है? लिम्बिक सिस्टम से होता है। और लिम्बिक सिस्टम को बनाने वाले कौन कौन से घटक हैं, इनको ध्यान रखना। एमिगडाला, हिपोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। एमिगडाला, हिपोकैम्पस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपस में मिलकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो इसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं। आजकल हिपो हैट पहनता है, आजकल हिपो हैट पहनता है। हिपो मतलब हिपोकैम्पस, हैट है, एच मतलब हाइपोथैलेमस, ए मतलब एमिगडाला और टी मतलब थैलेमस। इस प्रकार से आप इनको याद रखना। मस्तिष्क के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भाग, सबसे पहले ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। ओल्फैक्टरी लोब, घ्राण पाली। घ्राण पाली कैसी होती है? सॉलिड होती है, स्पेरिकल होती है, गोल संरचना होती है, गंध से संबंधित होती है। घ्राण पाली होती है, अग्र मस्तिष्क होती है और वो गंध का ज्ञान करवाती है, स्मेल का ज्ञान करवाती है। खरगोश में गोल व खोखली होती है, होलो होती है खरगोश में, ध्यान रखना, जो राइनोसील केविटी में उपस्थित होती है। खरगोश में एक छोटी सी राइनोसील केविटी होती है। राइन वर्ड किसके लिए आता है? राइन वर्ड आता है नोज के लिए। तो ये बोल रहा है कि राइनोसील केविटी होती है ब्रेन में, वहाँ पर खरगोश में कौन सी लोब होती है? ओल्फैक्टरी लोब, जो किसका ज्ञान करवाती है उसको? गंध का ज्ञान। मनुष्य में राइनोसील केविटी, मनुष्य में राइनोसील केविटी अनुपस्थित होती है, ये ध्यान रखना आप। मनुष्य में राइनोसील केविटी एब्सेंट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है प्रमस्तिष्क की, अपन बात करते हैं सबसे पहले। अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट कौन सा आता है? सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क को समझते हैं। प्रमस्तिष्क होता है वो 2/3 पार्ट ऑफ टोटल ब्रेन। 2/3 पार्ट बोले तो 66.66% पार्ट होता है, वो किससे बना होता है? सेरेब्रम से बना हुआ होता है। तो सबसे बड़ा पार्ट है ये ब्रेन का। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम। लिख सकते हैं सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग होता है 2/3 पार्ट ऑफ टोटल ब्रेन। और जब आप इस सेरेब्रम को देख रहे होते हैं तो इसमें 2 पालियां होती हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, इसमें गोलार्ध होते हैं, 2 गोलार्ध, राइट और लेफ्ट। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बायां
परमस्तिष्क गोलार्ध, और इन गोलार्धों के बीच में एक खांच होती है, उसे बोलते हैं मीडियन फीसर, अनुलंब विदर, अनुलंब विदर या दरार। मतलब दोनों हेमिस्फीयर के बीच में खांच होती है, मतलब एक तो राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है, दो पालियां आपस में चिपक रही हैं और बीच में क्या है, खांच है। उस खांच को क्या बोलते हैं, मीडियन फीसर, बोले तो अनुलंब विदर। और यहाँ पर ये दिखा रखा है क्या, न्यूरल ट्यूब। तो नर्व फाइबर बैंड कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। सबसे बड़ा संदाई, लार्जेस्ट कमीसर, दो समान संरचनाओं को जोड़ने वाली, यह केवल इस तंदारियों में ही पाई जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। सेरेब्रम होता है, जैसे इसके राइट और लेफ्ट जो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को नीचे एक संदाई होती है, वो आपस में इनको चिपका के रखती है, जोड़ के रखती है, दोनों को कनेक्ट करके रखती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। मतलब राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है, इनको आपस में चिपका के रखना है, तो इनके बीच में एक क्या है, संदाई है, कमीसर है, सबसे बड़ी संदाई है बॉडी की, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम होती है सेरेब्रम के दोनों हेमिस्फीयर को आपस में चिपका के रखती है। तो आप देख सकते हो, वैसे दिखती नहीं है, तो ये इन दोनों को आपस में चिपकाने का काम करती है, दोनों हेमिस्फीयर को। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। सबसे बड़ी संदाई, तो आंसर लार्जेस्ट कमीसर कौन सी है, कॉर्पस कैलोसम। और ये केवल किस में पाई जाती है, इस तंदारियों में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, केवल इस तंदारियों में पाई जाती है। जैसे एरिकनोइड होती है, वो एरिकनोइड केवल इस तंदारियों में पाई जाती है, वैसे ही यहाँ पर ये कॉर्पस कैलोसम भी किस में पाई जाती है, केवल इस तंदारियों में पाई जाती है बच्चों। अगला पॉइंट है कॉर्पस कैलोसम। ये एक कॉर्पस कैलोसम बता दिया आपको, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली संरचना। ये एक नर्व फाइबर बैंड है। कैसा फाइबर बैंड है, न्यूरॉन्स का बना हुआ फाइबर बैंड। आपको पता है बैंड क्या करता है, दो पाइप को आपस में जोड़ता है, जो प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है। मतलब जो इसका आगे वाला पार्ट होता है, इसे तो बोलते हैं जेनु एंटीरियर, और इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसे बोलते हैं स्प्लेनियम, स्प्लेनियम। आगे वाले पार्ट को तो क्या बोलते हैं, जेनु। पीछे वाला जो पार्ट होता है इसका, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं स्प्लेनियम। और जो बीच वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं ट्रंक। मतलब कॉर्पस कैलोसम के तीन पार्ट होते हैं। आगे वाला जो फूला हुआ पार्ट है, इसे बोलते हैं जेनु। बीच वाला जो इसका पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्रंक। और पीछे वाला जो बिल्कुल ही नैरो पार्ट है, उसे बोलते हैं स्प्लेनियम। ये आपको ध्यान रखना है। कॉर्पस कैलोसम किसका बना हुआ होता है, ये भी ध्यान रखना भाई। कॉर्पस कैलोसम वाइट मैटर का पार्ट है, वाइट मैटर। ब्रेन वेंट्रिकल्स की अपन बात करते हैं। ब्रेन में कितने वेंट्रिकल होते हैं, 4 वेंट्रिकल। ब्रेन में कितने वेंट्रिकल होते हैं, 4 वेंट्रिकल। समझते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहले बात किसी करें, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, फोल्डिंग्स बनाती है, ऐसे फोल्डिंग्स, गायरी और सल्काई, गायरी और सल्काई। और जब आप इस सेरेब्रम के अंदर जाके देखते हो तो इसमें मिलेंगे आपको डिफरेंट वेंट्रिकल्स। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 वेंट्रिकल तो किस में प्रेजेंट है, 2 वेंट्रिकल, ये वाले 2 वेंट्रिकल तो सेरेब्रम में प्रेजेंट है। वेंट्रिकल मतलब कैविटी, एक तो ये और एक ये, CSF भरा हुआ होता है इसके अंदर। वेंट्रिकल जो कैविटी होती है उसमें क्या भरा हुआ होता है, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितने वेंट्रिकल है यहाँ पर, एक वेंट्रिकल तो ये और एक वेंट्रिकल ये, लेटरल वेंट्रिकल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, लेटरल साइड में है, बीच में नहीं है। लेटरल साइड में आने की वजह से इनका नाम क्या है, लेटरल वेंट्रिकल्स, एक फर्स्ट और सेकंड। और ये किस में होते हैं, फोर ब्रेन में होते हैं। फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में, सेरेब्रम में होते हैं। इन्हें बोलते हैं पार्ट्स भी गुइकाइन। थर्ड वेंट्रिकल की बात करें अपन, जैसे यहाँ पर ये थर्ड वेंट्रिकल है, वो किस में प्रेजेंट है, आगे चलकर ये बनाता है थर्ड वेंट्रिकल, और आगे चलते हैं तो बनता है यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल की बात करते हैं। थर्ड वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल वो किस में, फोर ब्रेन में है। थर्ड वेंट्रिकल भी किस में है, फोर ब्रेन में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर ब्रेन में है तो कहाँ पर है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट और सेकंड तो कहाँ पर है, सेरेब्रम में है। लेकिन यहाँ पर बात करें कौन सा, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के चारों तरफ की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, डाइएन्सिपेलोन है। डाइएन्सिपेलोन मतलब डाइएन्सिपेलोन में होता है ये। डाइएन्सिपेलोन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है। इसका मतलब ये भी किस में है, फोर ब्रेन में ही है। और इस डाइएन्सिपेलोन के नीचे या थर्ड वेंट्रिकल के नीचे अपन चलते हैं तो वहाँ पर मिलेंगे आपको छोटे छोटे लोब मिलेंगे आपको, 2 ऊपर मिलेंगे और 2 नीचे मिलेंगे। मतलब थर्ड वेंट्रिकल के नीचे आप चलते हो तो 2 लोब तो ऊपर मिलेंगे और 2 लोब नीचे। टोटल कितने होते हैं, 4। इनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना किसका भाग है, मध्य मस्तिष्क का भाग है, मिड ब्रेन का भाग है, ये ध्यान रखना। कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना और कुर्रा सेरेब्राई, ये किसका पार्ट होती है, मिड ब्रेन का। 2 ऊपर वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सुपीरियर, और नीचे वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं इन्फीरियर। फिर मिड ब्रेन से अपन नीचे आते हैं। मिड ब्रेन से नीचे आते हैं तो कौन सा ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, हाइंड ब्रेन।
और हाइंड ब्रेन में कौन सा पार्ट, कौन सा वेंट्रिकल प्रेजेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल। और हाइंड ब्रेन होता है किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप कह सकते हो ये एक तो बना हुआ होता है सेरेबेलम, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा, इनसे मिलकर बना हुआ होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप कहोगे हाइंड ब्रेन बोले तो पश्च मस्तिष्क किससे मिलकर बना हुआ है, पोन्स, मेडुला ओब्लोगेटा और सेरेबेलम। तो यहाँ पर क्या होता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने के लिए एक बीच में क्या होती है, केनाल, और इसे बोलते हैं इंटरडक्ट या इंटर केनाल, जिसमें ये क्या करती है, CSF का परिवहन करती है। मतलब CNS ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जा सकता है। किससे जा सकता है, इंटर केनाल से। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर है, हाइंड ब्रेन में है। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर है, हाइंड ब्रेन में। किसके पास में है, मेडुला ओब्लोगेटा के पास में है। मतलब फोर्थ वेंट्रिकल के दोनों साइड में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इस साइड में और इस साइड में क्या है, मेडुला ओब्लोगेटा। और फिर आगे चलकर यही मेडुला ओब्लोगेटा यहाँ पर इस ब्रेन में एक छोटा सा होल होता है, फोरामेन मैग्नम, उससे निकलता है बाहर, और बाहर निकलकर क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो 3 मेनिंजेस ब्रेन के पास में होती है, सबसे बाहर वाली ड्यूरामीटर, उसके अंदर वाली एरेकिनोइड और सबसे अंदर पायामीटर। तो ये तीनों के तीनों लेयर किसके पास में भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास में भी होते हैं। और कौन से होल से बाहर निकलती है, कौन से छिद्र से बाहर निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, तो आप कहोगे फोरामेन मैग्नम से। तो यहाँ पर देखो इन वेंट्रिकल्स में क्या है, इन वेंट्रिकल्स में CSF क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ये किस में भी जा सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी जा सकता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, वो है राइनोसिल कैविटी क्या होती है। राइनोसिल कैविटी किस में होती है, मनुष्य में तो होती ही नहीं है राइनोसिल कैविटी, बता दिया आपको। मनुष्य में राइनोसिल कैविटी एब्सेंट होती है और खरगोश में उपस्थित होती है। और इसी राइनोसिल कैविटी में खरगोश में कौन सी लोब होती है, ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब खरगोश में कहाँ होती है, राइनोसिल कैविटी में होती है। बात आती है यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना लगा देना ट्रिपल स्टार, कि मनुष्य के ब्रेन में कितने वेंट्रिकल होते हैं, 4 वेंट्रिकल, 1, 2 और 3। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल पेरासिल कैविटी में होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये 4 ब्रेन में स्थित होते हैं, किसमें, सेरेब्रम में, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क में पाए जाते हैं। थर्ड वेंट्रिकल डायोसिल बोलते हैं इसको, जो ये कैविटी होती है इसे बोलते हैं डायोसिल कैविटी। और ये भी किस में है, 4 ब्रेन में स्थित होती है, डायेंसिपिलोन में होती है। लेकिन डायेंसिपिलोन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ वेंट्रिकल मेटासिल बनाता है और ये हाइंड ब्रेन में होता है, मेडुला ओब्लोगेटा के पास में। मेडुला ओब्लोगेटा के पास में होता है हाइंड ब्रेन में। तो 3 वेंट्रिकल तो किस में है, 4 ब्रेन में है, एक किस में है, हाइंड ब्रेन में है। लेकिन मिड ब्रेन में कोई भी वेंट्रिकल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट ब्रेन का जिसमें कोई वेंट्रिकल ही नहीं है, मिड ब्रेन है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। मेरे दोस्तों अगला पॉइंट है, निम्न में से बस से किस भाग में वेंट्रिकल नहीं है, तो मिड ब्रेन में, बता दिया आपको। प्रमस्तिष्क के कार्य की अपन बात करें, सेरेब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, वो कौन से काम करता है, तो ये नॉलेज कहाँ से डेवलप होता है, प्रमस्तिष्क से। वाणी, स्पीच, सीखना मतलब लर्निंग, किसी काम को अपन सीखते हैं सबसे पहले तो वो कहाँ से सीख रहे हैं, सेरेब्रम से। थिंकिंग, थॉट्स कहाँ से, सोचने की पावर कहाँ से डेवलप होती है, सेरेब्रम से। इंटेलिजेंस, जिसके पास में मेमोरी सेल ज़्यादा होती है, वो जितनी ज़्यादा एक्टिव करता है उसकी इंटेलिजेंस भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। विल पावर, इच्छा शक्ति, स्किल, टाइपिंग, ड्राइविंग, ये सभी मेमोरी, किसी काम की मेमोरी आदि का सेंटर कहाँ पर है, कंट्रोल के सेंट्रल किसके पास में है, सेरेब्रम के पास में। ये इसके फंक्शन हो गए। प्रमस्तिष्क के भाग, सेरेब्रल लोब। प्रमस्तिष्क में कितनी पालियाँ पाई जाती हैं, 4। प्रमस्तिष्क में कितनी पालियाँ पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, 4 पालियाँ, 4 लोब प्रेजेंट होती हैं। प्रमस्तिष्क में कितनी पालियाँ पाई जाती हैं, देखो कौन कौन सी पालियाँ होती हैं, देखते हैं, इनको समझते भी हैं। सबसे पहले ये आपका क्या है, प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क में एक तो कौन सी लोब है, फ्रंटल लोब, दूसरी कौन सी है, पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब, दूसरी कौन सी है, पैराइटल लोब, तीसरी कौन सी है, ओसिपिटल लोब, और चौथी कौन सी है, टेम्पोरल लोब। टोटल 4 लोब पाई जाती है। प्रमस्तिष्क में 4 पालियाँ पाई जाती है, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल। और इसमें आप देख रहे होंगे, मैं आपको बताया भी था कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, उसके बीच में खांच होती है। इस खांच को क्या बोलते हैं, सेंट्रल सल्कस, केंद्रीय खांच, सेंट्रल सल्कस। बीच में खांच होती है ना, बीच में, और दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने वाली कमीसर क्या थी, कॉर्पस कैलोसम, जो केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। पैराइटल लोब की बात करते हैं तो इसमें टच, पेन,
टेम्परेचर, ताप, इनके सेंटर किसके पास में होते हैं? पेराइटल लोब के पास में। टच करते पता चलता है किस टाइप का टच है वो। किसी ने ज़्यादा कुछ चोट वोट मारी है तो उसे दर्द हो रहा है तो उसका सेंटर किसके पास में है? पेराइटल लोब के पास में। टेम्परेचर, सर्दी और गर्मी का एहसास, मतलब टेम्परेचर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, उसका पता पेराइटल लोब के पास में है। इसे बोलते हैं पेराइटो ओसिपिटल सल्कस, मतलब पेराइटल लोब और ओसिपिटल लोब के बीच में जो सल्कस है, इस सल्कस को बोलते हैं पेराइटो ओसिपिटल सल्कस। इसे बोलते हैं पेराइटो ओसिपिटल सल्कस। खांच होती है, कंप्लीट डेप्थ में नहीं जाती है, कुछ डेप्थ तक जाकर रुक जाती है। इसके बाद में कौन सी लोब स्टार्ट हो जाती है? ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब की बात करते हैं। ओसिपिटल लोब के पास में कौन से सेंटर होते हैं? तो इसमें कहेंगे विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल, दृश्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। जो विजन होती है, अपन देखते हैं किसी चीज़ को तो देखने का जो सेंटर है वो किसके पास में है? ओसिपिटल लोब। विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल कहाँ से होता है? ओसिपिटल लोब से होता है। ऐसे ही ओसिपिटल और टेम्पोरल के बीच में भी क्या होती है? सल्कस होती है। और इसके बाद में स्टार्ट हो जाती है टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब होती है सेरेब्रम की, प्रेमस्टिक्स की, उसमें एक एरिया होता है, उसे बोलते हैं वर्निक्स एरिया। कौन सा एरिया होता है? वर्निक्स एरिया। और ये क्या काम करता है? सेंसरी स्पीच का नियंत्रण, भाषण को समझना। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना, भाषण को समझना कि किस टाइप का भाषण दिया जा रहा है, किस प्रकार का भाषण है, उसको समझने का सेंटर किसके पास में होता है? वर्निक्स एरिया, जो किस में होता है? टेम्पोरल लोब में होता है। भाषण को समझना, ओल्फैक्टरी कंट्रोल, गंध का ज्ञान करवाना भी यहीं से होता है। और ऑडिटरी रिफ्लेक्स, श्रव्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। आप किसी बात को सुन रहे हो, कितने ध्यान से सुन रहे हो, ये सारे कंट्रोल भी कहाँ से होते हैं? टेम्पोरल लोब से होते हैं। टेम्पोरल लोब के बाद में जो सल्कस आती है, उस सल्कस को क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो सल्कस आती है उस सल्कस का नाम है लेटरल सल्कस। तब टेम्पोरल लोब और पैरेटल लोब के बीच में जो सल्कस होती है, खांच होती है, उस खांच को क्या बोलते हैं? लेटरल सल्कस। फिर इसके बाद में स्टार्ट हो जाता है फ्रंटल लोब। तो यहाँ पर फ्रंटल लोब और पैरेटल लोब आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों के फंक्शन आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। देखते हैं कैसे। फ्रंटल लोब की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर कौन कौन से सेंटर है? फ्रंटल लोब में कौन सा सेंटर है? नॉलेज, स्पीच, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग, स्किल, विल पावर, रीजनिंग आदि का नियंत्रण केंद्र है यहाँ पर। मतलब नॉलेज, स्पीच, कोई स्पीच दे रहा है तो फ्रिक्वेंटली दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सोच समझ के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सारी चीज़ें। इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंट होगा वो, क्योंकि उसके पास में कितनी मेमोरी सेल्स हैं। थिंकिंग क्या है उसकी, क्या सोचता है, कैसे सोचता है। स्किल क्या है उसके ब्रेन में। विल पावर, रीजनिंग, ये सारे सेंटर किसके पास में है? फ्रंटल लोब के पास में। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, वर्निक्स एरिया किसके पास में है? टेम्पोरल लोब के पास में। लेकिन ब्रोका एरिया, बोलने का सेंटर, मतलब एक तो क्या है? भाषण को समझना और एक भाषण को देना। ब्रोका एरिया, बोलना, कि वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कितना बोलेगा, क्यों बोलेगा और किससे रिलेटेड बोलेगा, ये भाषण देना ब्रोका एरिया से रिलेटेड है। मोटर स्पीच का नियंत्रण यहीं से होता है। और इन दोनों में होता है, मतलब भाषण को समझना और भाषण को देना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड है। मतलब फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब आपस में जुड़ी हुई है, किसके लिए? भाषण को समझने के लिए और भाषण को देने के लिए, कि किस टाइप का भाषण दिया जा रहा है और किस टाइप का देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल होती है। ये बात किसकी हो गई है? सेरेब्रम। इसके बाद में प्रमस्तिष्क में द्रव्यों की उपस्थिति। प्रमस्तिष्क में कौन कौन से द्रव्य होते हैं? मैटर, बताया था आपको, दो प्रकार के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो प्रमस्तिष्क बोले तो सेरेब्रम में कौन कौन से द्रव्य होते हैं उसकी बात करें अपन, तो यहाँ पर सेरेब्रम होता है, उसमें एक तो होता है बाहरी भाग। सेरेब्रम के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो भाग होता है, जब आप सेरेब्रम का टीएस लेते हो, जब टीएस लेते हैं तो एक तो बाहर वाला भाग होता है जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, एक सेंटर वाला भाग होता है, या अंदर वाला जो भाग होता है, बाहर वाला भाग और अंदर वाला भाग। बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, अंदर वाले भाग को बोलते हैं मेडुला। तो इसके कॉर्टेक्स में किसी भी न्यूरॉन का या किसी भी तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग पाया जाता है? साइटोन प्रेजेंट होता है, निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और निसल ग्रेन्यूल कौन सा कलर देते हैं? ग्रे भाग, ग्रे मैटर बनाएगा, ध्यान रखना। मतलब सेरेब्रम का जो कॉर्टेक्स होता है, कौन सा मैटर? ग्रे मैटर से बना है, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स। साइटोन प्रेजेंट होता है, साइटोन में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स। लेकिन प्रमस्तिष्क के मेडुला में एक्सोन वाला भाग होता है तंत्रिका का, और एक्सोन में निसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। तो वहाँ पर कौन सा मैटर बनता है? व्हाइट मैटर। तो आपको ध्यान रखना है, प्रमस्तिष्क होता है उसमें दो प्रकार के मैटर होते हैं। बाहर वाला जो मैटर होता है वो होता है ग्रे मैटर, अंदर वाला होता है व्हाइट मैटर। तो प्रमस्तिष्क के अंदर जो मैं आपको बताया था कॉर्पस कैलोसम, वो कौन से भाग में पाई जाती है? तो आंसर क्या दोगे? मेडुला में पाई जाती है। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने वाली संदाई कॉर्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क में कौन से भाग में पाई जाती है? मेडुला में। और मेडुला में कौन सा कलर है? व्हाइट मैटर। इसका मतलब कॉर्पस कैलोसम भी कौन सा मैटर है? व्हाइट मैटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
मेरे दोस्तों अगला पॉइंट इसमें है, ये दे रखा है, इसने समझा भी रखा है कि अगर कोई एक्सोन है, बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं, उनका साइटोन आपस में मिला हुआ है, साइटोन आपस में मिल रहा है, ये साइटोन है आपस में मिला हुआ है। और ये जब साइटोन आपस में मिल जाते हैं, तंत्रिकाओं के साइटोन जब आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप ऑफ साइटोन, तो वो कौन सा कलर देते हैं? ग्रे कलर देते हैं, ग्रे मैटर बनाते हैं। लेकिन किसी तंत्रिका कोशिका का पीछे वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग कौन सा होता है? एक्सोन। तो ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन, ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं, कौन से भाग में पाए जाते हैं? सेरेब्रल मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, इनर पार्ट होता है अंदर का। और ये कौन सा कलर देते हैं? तो आप कहोगे व्हाइट मैटर। तो बाहर वाला भाग होता है वो क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क के बाहर वाला भाग क्या है? कॉर्टेक्स है। कौन सा कलर आएगा? ग्रे मैटर। किसकी वजह से? ग्रुप ऑफ साइटोन की वजह से। अंदर वाला भाग होता है, थोड़ा अंदर आते हैं अपन, तो कौन सा भाग आ जाता है? मेडुला। मेडुला कौन सा भाग है? इनर। यहाँ पर क्या होता है? ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन। माइलिनेटेड एक्सोन कौन सा कलर देते हैं? व्हाइट मैटर। तो ये बन जाएगा व्हाइट मैटर। तो ये अपना कंप्लीट होता है टीएस ऑफ सेरेब्रम। यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फोल्ड्स, गायरी और सल्खाई। जब आप सेरेब्रम को देखते हैं बच्चे, सेरेब्रम को हम देखते हैं तो सेरेब्रम के अंदर मिल देंगे थोड़े छोटे छोटे फोल्ड्स मिलेंगे आपको। ऐसे आपको क्या मिलेंगे? फोल्ड्स मिलते हैं। तो ये फोल्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं गायरी। एक जो ज़्यादा गहरा खांच होता है, ऐसे बोलते हैं ग्रो गर्थ, सल्काई। तो एक तो होता है गायरी, एक होती है सल्काई, सल्कस। गायरस एंड सल्कस प्रेजेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। गायरस और सल्कस केवल किस में होते हैं? कॉर्टेक्स भाग में होते हैं, मेडुला में नहीं होते। मतलब आप जब ब्रेन को देखते हो उसमें आपको क्या मिलेंगे? ऐसे खांच मिलेंगे, ऐसे खांच मिलेंगे। और ये कौन से भाग में मिलते हैं? कॉर्टेक्स में। जो छोटे खांच होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? गायरी। तो गहरा खांच होता है ऐसे बोलते हैं सल्कस, सल्काई। अगला पॉइंट है इसमें, प्रमस्तिष्क में सूचना प्रवाह कैसे होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमस्तिष्क में सूचना प्रवाह कैसे होता है, सूचनाओं का प्रवाह कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है? स्किन, त्वचा। त्वचा से कोई स्टिमुलस जा रहा है और वो स्टिमुलस किससे होता हुआ जा रहा है? डायेंसेफ्लॉन से। कोई भी स्टिमुलस कहाँ से जा रहा है? सेंसरी इम्पल्स जा रहा है। कैसा जा रहा है? सेंसरी इम्पल्स। कहाँ से जा रहा है? स्किन से जा रहा है। कहाँ से होते हुए जा रहा है? डायेंसेफ्लॉन के हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थर्ड वेंट्रिकल, थैलेमस। और ये किसके पास में जा रहा है? सबसे पहले सेंसरी एरिया, मतलब प्रमस्तिष्क में कुछ एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया, नाइदर सेंसरी और नोर मोटर, ऐसे एरिया होते हैं। कुछ तो होते हैं सेंसरी एरिया, कुछ होते हैं मोटर, और कुछ ऐसे भी होते हैं तो ना तो सेंसरी होते हैं ना ही मोटर होते हैं, उन्हें बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। कौन से पार्ट में होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और कौन से भाग होते हैं? तो आप कहोगे सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन एरिया होते हैं प्रमस्तिष्क का कॉर्टेक्स भाग में। अब यहाँ पर क्या होता है? सेंसरी इंपल्स जाता है किसके पास में? सेंसरी एरिया के पास में। फिर वो किसके पास में? एसोसिएशन एरिया। फिर वहाँ से उसकी रीडिंग होती है कि वो किस प्रकार का इंपल्स है। फिर वो किसके पास में जाता है? मोटर एरिया के पास में। और फिर वो मोटर एरिया होता है वापस इसको मोटर इंपल्स के माध्यम से किसके पास में भेज देता है? मसल्स के पास में। और वो किस प्रकार का इंपल्स है, किस प्रकार का आयोग है, उस प्रकार की एक्टिविटी करवा दी जाती है। इस प्रकार से ये क्या बना हुआ है? एक रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सेंसरी एरिया होता है, विजन, ऑडियो, टेम्परेचर, प्रेशर, सेंसरी इनपुट के लिए बैठा हुआ है। सेंसरी इनपुट किसके पास में आते हैं? किसके? विजन के, ऑडियो सुनने के, टेम्परेचर के और प्रेशर के, दाब के, सभी प्रकार के जो इंपल्स आते हैं सबसे पहले किसके पास में आते हैं? सेंसरी एरिया के पास में। फिर सेंसरी एरिया से किसके पास में? एसोसिएशन एरिया के पास में। और फिर उसके बाद में उसको रीड करके मोटर एरिया के पास में भेज करके मोटर इंपल्स उसको किसके पास में लेकर जाता है? मसल्स के पास में, और उस एक्टिविटी को पूरा करवा दिया जाता है। इस प्रकार से सेरेब्रम में सूचनाओं का प्रवाह होता है बच्चे। प्रमस्तिष्क में सूचनाओं का प्रवाह इस प्रकार से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इसमें है एमिगडाला। अच्छा पॉइंट है। मैं आपको बताया था कि लिम्बिक सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? हिपो हेड पहनता है। आजकल हिपो हेड पहनता है। हिपो मतलब हिपो कैंपस, एस मतलब हाइपोथैलेमस, ए मतलब एमिगडाला और टी मतलब थाइमस। इससे बना हुआ होता है लिम्बिक सिस्टम, भावनाओं का केंद्र। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? एमिगडाला। ये इमोशंस, भावनाओं, इमोशंस होते हैं किसी पर्सन के, वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं? एमिगडाला से। प्रेम, घृणा, किसी से पहला प्यार, फर्स्ट लव, वो हमेशा याद रहता है। तो मतलब वो लव है, वो जो प्यार है, प्रेम है, घृणा है, संवेदना, सेंसेशन और आदि का नियंत्रण केंद्र किसके पास में? एमिगडाला के पास में। और ये किसका पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। लेकिन इसमें देखो एमिगडाला और हिपोकैम्पस आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर भावनाओं, संवेदनाओं की स्मृति बनाता है,
हिपोकैम्पस इमोशंस की और संवेदनाओं की क्या बनाता है, मेमोरी बना के रखता है। अगर आपके साथ में पहली बार किसी ने चीटिंग करी है तो हमेशा याद रहती है। आपने कोई डर लगा है, पहली बार डर गए बहुत भयंकर, तो वो डरावनी चीज़ है हमेशा आपके दिमाग में बैठी हुई होगी मेमोरी के रूप में। या आपके साथ में पहली बार किसी लव हुआ है और उसमें चीटिंग होगी तो वो भी आपके पास में हमेशा के लिए उसकी मेमोरी किसके पास में होगी, हिपोकैम्पस, वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। यह मेमोरी तथा लर्निंग का सेंटर भी है। मेमोरी तो बनाता है, किसी की मेमोरी बना के रखता है हमेशा के लिए, और लर्निंग किसी काम को सीखने के लिए इसका सेंटर किसके पास में है, हिपोकैम्पस, कि उस काम को आपने कैसे सीखा है। सबसे पहले से तैरना, नाचना, मतलब डांसिंग, स्विमिंग, साइकिल सीखना, तो लर्निंग के सारे काम कहाँ से कंट्रोल होते हैं, हिपोकैम्पस से कंट्रोल होते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं दोस्तों, वो इसमें दे रखा है डायेनसेफेलॉन। डायेनसेफेलॉन क्या होता है उसको भी समझते हैं। डायेनसेफेलॉन सर्केडियन रिदम और डायरेनल साइकिल कौन कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको मैं बताया था कि नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब बात किसकी हो रही है, अभी भी फोर ब्रेन की ही बात हो रही है। तो फोर ब्रेन के डायेनसेफेलॉन में 3 पार्ट इंक्लूड है। एक तो है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस वाला पार्ट होता है, इसके आसपास जो केविटी है इसके बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल डायोसील। और डायोसील के ऊपर छोटे छोटे क्या है, विलाई और माइक्रोविलाई, इसे बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सिस, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस। एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस किससे बने हुए हैं, एपिथैलेमस से बना रहा है इसको। और ये किसका सीक्रेशन करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, किसके अंदर, डायोसील केविटी में। मैं आपको बताया था ब्रेन में कितने वेंट्रिकल होते हैं, 4 वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल किस में है, डायोसील में है। तो इस थर्ड वेंट्रिकल की डायोसील जो केविटी है इसमें सीएसएफ का सीक्रेशन कौन करता है, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस, जो किससे अटैच है, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड है, उसको क्या बोल रहे हैं, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या करती है, सर्केडियन रिदम बनाती है। दैनिक जीवन का सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने के सारे सेंटर यहीं से कंट्रोल होते हैं। इसे बोलते हैं डायूरेनल साइकिल। और इसी पार्ट से एक निकलती है ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती है उसे बोलते हैं ऑप्टिक किएज्मा। राइट साइड वाली लेफ्ट में जाती है, लेफ्ट वाली राइट साइड में जाती है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक किएज्मा, जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती है। और नीचे कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो किससे जुड़ी हुई है, हाइपोथैलेमस। स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ डायेनसेफेलॉन कौन कौन है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड अपन पहले पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता है, उसकी बात आ रही है तो मेजेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन किसका बात है, मेजेनसेफेलॉन। मध्य मस्तिष्क से देखने, विजन, सुनने, हियरिंग से संबंधित है। देखना और सुनना, ये दोनों क्रियाएं कहाँ से कंट्रोल होती है, मिड ब्रेन से कंट्रोल होती है। मिड ब्रेन के 2 प्रमुख भाग कौन कौन से बताया था, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना, कोर्रा सेरेब्राई पेडेंकल। कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना मतलब 4 लोब होती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना में 4 ऑप्टिक लोब पाई जाती है। 2 सुपीरियर कोलिक्यूली देखने से संबंधित होती है, नियंत्रण विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती है। 2 इंफीरियर कोलिक्यूली सुनने से संबंधित होती है, हियरिंग से, सुनने से संबंधित होती है, नियंत्रण किसका करती है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स से। जो ऑडिटरी, जो सुनने से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो इंफीरियर से कंट्रोल होती है, जो देखने से संबंधित होती है वो कौन सी है, सुपीरियर। कौन करती है, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। हाइंड ब्रेन की अपन बात करें, पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो सबसे पहले किसकी बात आ रही है, पोन्स। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन है, पोन्स। सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क से। ये गोल व ठोस होता है। पोन्स कैसा होता है, गोल और ठोस होता है। ये श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण, सांस लेना और छोड़ना, कितने सेकंड में लेते हैं, कितने सेकंड में छोड़ते हैं, ये क्रियाएं कहाँ से कंट्रोल हो रही है, पोन्स से कंट्रोल होती है। अगला पॉइंट दोस्तों, पोन्स में 2 प्रकार के श्वसन क्रिया का नियंत्रण केंद्र पाए जाते हैं। श्वसन में 2 प्रकार के श्वसन क्रिया का नियंत्रण करने वाले सेंटर, कंट्रोल सेंटर पाए जाते हैं। एक तो होता है न्यूमोटैक्सिस सेंटर, एपनिस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिस सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर 2 पाए जाते हैं इसमें, पोन्स में। न्यूमोटैक्सिस सेंटर ब्रीथिंग मैकेनिज्म, संचालन क्रियाविधि, श्वास लेना और छोड़ना। यह निःश्वसन, इंस्पायरेशन की दर कम करता है। दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। श्वास लेने की दर को कम कर देता है। इसे स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं। मतलब श्वास लेने की दर को कम करने वाला सेंटर कौन सा है, न्यूमोटैक्सिस सेंटर। लेकिन एक होता है एपनिस्टिक सेंटर, यह रेस्पिरेशन की रेट को नियमन करता है, रेगुलेशन। मतलब ये क्या करता है, नियमन करता है। नियमन का मतलब कि 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेकर छोड़ देना चाहिए, इसे बोलते हैं रेगुलेशन, नियमन। वो कौन सा सेंटर करता है, एपनिस्टिक सेंटर। दर को कौन सा कम करता है, न्यूमोटैक्सिस सेंटर। अगला पॉइंट है पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा था, प्रमस्तिष्क से, और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अनुमस्तिष्क।
इसमें कितने गोलार्ध पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट। जैसे वहाँ पर होते हैं ना राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। एक तो होता है राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, और बीच में इनको जोड़ने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं कमीस वर्मिस, इसे बोलते हैं वर्मिस। कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ सेरेबेलर हेमिस्फीयर, दोनों को आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या बोलते हैं, वर्मिस। वैसे ही राइट और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर कौन सी थी वहाँ पर, कॉर्पस कैलोसम, लेकिन यहाँ पर कौन है, वर्मिस है। जब आप इस सेरेबेलम का टीएस लेते हैं तो अंदर की साइड में ये क्या होता है, हाईली फोल्डेड, अंदर की साइड में क्या होता है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाता है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए अंदर की साइड में बनाता है, हाईली फोल्डिंग्स बना देता है। और इन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, अबोर्बिटी। जो अंदर ये फोल्डिंग्स बनती है उन्हें बोलते हैं अर्बोर्बिटी, आरबीवाईटी या अर्बोर्बिटी। वृक्षनुमा संरचना बनाता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, जीवन का वृक्ष किसे बोलते हैं, अबोर्बिटी ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलर कोर्टेक्स, बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कोर्टेक्स, बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कोर्टेक्स। ग्रे मैटर का होता है, कौन सा होता है, ग्रे मैटर। ऐसा तो सेरेब्रम में भी हुआ था। और इसका सेरेबेलर मेडुला होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये अंदर की साइड में जो पार्ट है, ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरेबेलर मेडुला। और मेडुला कौन सा पार्ट है, व्हाइट मैटर। ऐसा तो सेरेब्रम में भी हुआ था, बाहर वाला कोर्टेक्स ग्रे मैटर, अंदर वाला पार्ट था उसको क्या बोलते हैं, मेडुला, वो था व्हाइट मैटर। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो रही है। दोस्तों अगला पॉइंट इसमें आता है, वो कौन सा है, वो देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें तो ब्रेन, जैसे मान लो ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन यहाँ पर है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद में ये कौन सा था, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के बाद में मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद में कौन सा आता है, हिंड ब्रेन। तो ब्रेन स्टेम कौन सा बनाते हैं वो देखते हैं। ब्रेन स्टेम कौन सा बनाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फोर हैंड ब्रेन होता है, उसका जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है साइड में, इसे क्या बोल रहे हैं, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। एक पार्ट इसका यहाँ पर ये कौन सा है, पोन्स, और एक पार्ट कौन सा है, मेडुला ओब्लोगेटा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे दोस्तों, एक तो मिड ब्रेन के बाद में पोन्स, और पोन्स के बाद में मेडुला ओब्लोगेटा, तीनों एक ही लाइन में आते हैं, तीनों एक ही लाइन में आते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। टू पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, दो पार्ट तो किसके, हाइंड ब्रेन के, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा, और एक कौन सा, मिड ब्रेन प्लस मिड ब्रेन, ये मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ये ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क वृक्ष। ये आगे देखा जाएगा क्या बनाते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे, एक पॉइंट और देख रहे होंगे, सुपीरियर पेडंकल, मतलब इसे अनुमस्तिष्क में 3 पेडंकल देखने को मिलते हैं। अनुमस्तिष्क में कितने पेडंकल मिलते हैं दोस्तों, 3 पेडंकल। एक होता है ऊपर जिसे बोलते हैं सुपीरियर पेडंकल, एक होता है बीच में जिसे बोलते हैं मिडिल पेडंकल, और एक नीचे होता है, इसे बोलते हैं इंफीरियर पेडंकल। और ये सेरेबेलम के अंदर से फाइबर निकलते हैं, न्यूरॉन, और एक तो जाता है मिड ब्रेन के पास में, मिडिल वाला किसके पास में जाता है, पोन्स के पास में, और नीचे वाला इंफीरियर पेडंकल से निकलने वाली जो फाइबर जाती है वो किसके पास में जाती है, मेडुला ओब्लोगेटा के पास में। और इस प्रकार से मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब देखते हैं इसमें ब्रेन स्टेम क्या होता है। सेरेबेलर पेडंकल ब्रेन में अन्य भागों के साथ कोऑर्डिनेशन में सहायक होते हैं। सेरेबेलर पेडंकल ब्रेन के अन्य भागों के साथ, अन्य भाग कौन कौन से, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा। सुपीरियर पेडंकल यह अनुमस्तिष्क को मिड ब्रेन से जोड़ता है, अनुमस्तिष्क को। मिडिल पेडंकल यह अनुमस्तिष्क को पोन्स के साथ में जोड़ता है, और इंफीरियर पेडंकल यह अनुमस्तिष्क को मेडुला ओब्लोगेटा के साथ में जोड़ता है और समन्वय स्थापित करता है ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। मेडुला ओब्लोगेटा की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आएगा बच्चे एग्जाम में, क्वेश्चन आने के चांस 100%। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट कौन सा है, पोन्स, और पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा ये काट देना बच्चे, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसमें गलत है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के पास वाला भाग होता है, किसका कंट्रोल करता है, तो आप कहोगे कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण यहाँ से किया जाता है, जैसे हार्ट बीट रेट, हृदय की जो हार्ट बीट रेट होती है उसका कंट्रोल मेडुला ओब्लोगेटा। रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर, कार्डियक एक्टिविटीज़, हृदय की गतिविधियाँ, स्वेटिंग, पसीना आना, रोंगटे खड़े होना,
गोज़बम्प्स, चीखना, स्नीजिंग और खांसना, कफिंग, ये सारी क्रियाएं कहाँ से होती हैं? मेडुला ओब्लोगेटा से कंट्रोल होती है। रट लेना इसको अच्छे से। उबासी लेना, यौन रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। क्रमांकोचन गति किसके अंदर? आहार नाल के अंदर। ईसोफेगस होती है, उसमें क्रमांकोचन गतियाँ होती है, वो किसकी वजह से कंट्रोल होती है? मेडुला ओब्लोगेटा से कंट्रोल होती है। अगला पॉइंट है इसमें, फोर्थ वेंट्रिकल मेटासेल में होता है। ये फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो किस में होता है? मेटासील। थर्ड वेंट्रिकल डायोसील और फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल पैरासील। तो फोर्थ वेंट्रिकल किस में है? मेटासील। मेटासील में 2 लुकासा के छिद्र होते हैं। मेटासील में 2 लुकासा के छिद्र होते हैं और 1 मेगंडी का छिद्र होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 2 लुकासा के छिद्र किस में है? फोर्थ वेंट्रिकल बोले तो मेटासील में, और 1 मेगंडी का छिद्र भी है उसमें। तो लुकासा के छिद्र और मेगंडी का छिद्र। अगला है ब्रेन स्टेम। बताया था आपको, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा एक लाइन में आते हैं। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा एक लाइन में आते हैं और क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और ये इसमें दे रखा है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा एक लाइन में आते हैं। 2 पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। कौन सा पार्ट बाहर निकल गया? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क बाहर निकल जाता है उसमें से। कॉर्पोरा क्वाड्रासेमिना और कुर्रा सेरेब्रल पेडंकल, ये किसके पार्ट है? मिड ब्रेन के पार्ट है। ये मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। रट लेना इसको अच्छे से। ब्रेन स्टेम कौन बनाते हैं? अगला है मैटर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो यहाँ पर कुछ रटने वाली बात ही नहीं है। ग्रे मैटर और वाइट मैटर आपको बता दिया, चाहे वो सेरेब्रम हो चाहे वो सेरेबेलम हो। सेरेब्रम और सेरेबेलम में बाहर की साइड होता है ग्रे मैटर और अंदर की साइड होता है वाइट मैटर। लेकिन यही सीक्वेंस स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में उल्टा हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की ओर होता है वाइट मैटर और अंदर की ओर होता है ग्रे मैटर। देखते हैं, साइटोन, डेंड्रोन, डेंड्राइट्स और निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से, इनकी वजह से कौन सा मैटर आता है? ग्रे मैटर, ग्रे कलर आ जाता है। लेकिन माइलिनेटेड एक्सोन जहाँ पर होता है, एक्सोन का जो पार्ट होता है वो कौन सा कलर देता है? वाइट मैटर देता है। ये तो रटने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बात किसकी कर रहे हैं? फोर ब्रेन और सेरेबेलम, अग्र मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। बोले तो सेरेब्रम और सेरेबेलम। सेरेब्रम, अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन और सेरेबेलम। इसमें जो बाहर वाला पार्ट होता है वो ग्रे मैटर है, अंदर वाला पार्ट क्या होता है? वाइट मैटर। लेकिन यही सीक्वेंस किसमें? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में उल्टा हो जाता है। बाहर वाला होता है वाइट मैटर, अंदर वाला होता है ग्रे मैटर। और ये मैं आपको समझा दिया था, ग्रे कलर किसकी वजह से आता है और वाइट कलर किसकी वजह से आता है। स्पाइनल कॉर्ड की अपन बात करें, ब्रेन से निकलने वाले क्रेनियल न्यूरॉन होते हैं, वही वर्टिब्रल कॉलम में जाकर किसको बनाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर क्या है? ब्रेन। ब्रेन के पास में कितनी लेयर होती है? कितनी मेनिंजेस होती है? ब्रेन के पास में 3 मेनिंजेस। सबसे अंदर वाली पाया मैटर, उसके बाद एरेकिनोइड, सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर। और यही लेयर फिर किस में जाती है? रीढ़ की हड्डी में। यही लेयर किस में जा रही है? सबसे अंदर वाली कौन सी है? पाया मीटर। किस में जा रही है? रीढ़ की हड्डी में। देख लो बच्चे, ये किस में जा रही है? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में जा रही है। उसके बाद में कौन सी आती है? उसके बाद में दूसरी लेयर कौन सी आती है? एरेकिनोइड। ये दूसरी वाली भी जा रही है इसके अंदर। किस में जा रही है? रीढ़ की हड्डी में जाकर। और उसके बाद में सबसे बाहर वाली कौन सी है? सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको क्या बोल रहे हैं? ड्यूरा मैटर। ये वाली कौन सी है? ड्यूरा मैटर। और ये तीनों ही लेयर क्या बनाती है? स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है। तीनों ही किसको बनाती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये बीच वाली स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्रेनियल न्यूरॉन, कपालीय तंत्रिकाएं, वो आकर किसको बनाती है? वो आकर बनाती है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड से फिर निकलती है बहुत सारी, यहाँ से बहुत सारी क्या निकलती है? क्रेनियल तंत्रिकाएं। तो आपको ध्यान रखना कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनता है, कौन से छिद्र से बाहर निकलता है ब्रेन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलता है, फोरामेन मैग्नम। तो यहाँ पर समझते हैं इसको। सबसे पहले ब्रेन वेंट्रिकल्स के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, 1, 2, 3 और 4। फोर्थ वेंट्रिकल किस में होता है? मेडुला ओब्लोगेटा में। फिर यहाँ पर ये जो लेयर होती है, ये सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी? पाया मैटर, पाया मैटर। सबसे सेकंड कौन सी है? एरेकिनोइड। और सबसे बाहर वाली अंदर वाली कौन सी है? पाया मैटर। सबसे बाहर वाली कौन सी है? ड्यूरा मैटर। इन तीनों को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। और फिर यहाँ पर ये मेनिंजेस ऑफ ब्रेन होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि फोरामेन मैग्नम, खोपड़ी का मार अंदर, यहाँ पर होता है खोपड़ी का मार अंदर। इस जगह पर यहाँ पर एक छेद है, उसको बोलते हैं खोपड़ी का मार अंदर। तो मेडुला ओब्लोगेटा होता है, मेडुला ओब्लोगेटा इसी मार अंदर से बाहर निकलता है। किसके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर निकलता है। और जो लेयर ब्रेन में होती है वही लेयर किस में होती है? स्पाइनल कॉर्ड में। सबसे अंदर बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरेकिनोइड और सबसे अंदर वाली पाया मैटर।
ये क्या है, मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन के पास में है, वो किसके पास में है, स्पाइनल कॉर्ड के पास में। जैसे CSF ब्रेन में भरा हुआ था, इनके बीच में स्पेस के अंदर यहाँ पर देखो आप क्या भरा हुआ है, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्यों भरा हुआ है, ब्रेन को लाइट बनाने के लिए, बायांसी प्रोवाइड करने के लिए, हल्का बनाने के लिए। ऐसे भी स्पाइनल कॉर्ड को हल्का बनाने के लिए यहाँ पर क्या भरा हुआ है, सब एरिकनोइड स्पेस में CSF भरा हुआ है। सब एरिकनोइड स्पेस होता है एरिकनोइड के नीचे, उसमें क्या भरा हुआ है, CSF। और जिस जगह पर पायामीटर आके खत्म हो जाती है, जहाँ पर इसका एंड हो जाता है पायामीटर का, इस एंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलरिस। कोनस मेडुलरिस बोला जाता है। कोनस मेडुलरिस जिस जगह पर खत्म होता है वहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा, वर्टिब्रल लंबर L1, लंबर L2, 3 और 4 और लंबर L5, लंबर पंक्चर एरिया फॉर कलेक्टिंग CSF सैंपल। अगर किसी को CSF सैंपल लेना है किसी डॉक्टर को, तो वो कहाँ से लेता है, यहीं से लेता है, लंबर रीजन से। और जिस जगह पर यहाँ पर ये पायामीटर आगे जाकर एक छोटे से फाइबर के रूप में रह जाती है, इसे बोलते हैं फिलियम टर्मिनली फॉर्मेशन बाय ओनली पायामीटर। केवल ये किससे बना हुआ है, पायामीटर से बना हुआ है बस। जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये केवल किससे बना हुआ है, पायामीटर से बना हुआ है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी क्या निकलती है, न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स, स्पाइनल न्यूरॉन्स। कितने जोड़ी, 31 जोड़ी। सबसे पहले यही पढ़े थे। तो यहाँ से 31 जोड़ी निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं, यहाँ से अगर बहुत सारी निकल रही है, ये कौन सी है, वर्टिब्री C1 वर्टिब्री के आसपास। तो ब्रेंकियल एनलार्जमेंट प्रोवाइड नर्व टू 4 लिम्स। हाथों के लिए तंत्रिकाएं इनमें से निकलती हैं, हाथों के लिए तंत्रिकाएं निकलती है यहाँ से आगे से। ब्रोंकियल एनलार्जमेंट है ये, ब्रेंकियल एनलार्जमेंट। और यहाँ से किसके लिए निकलती है, मेरुतंत्रिकाएं, हाथों के लिए, 4 लिम्स के लिए। बीच वाला जो ये पार्ट होता है ना, इसको क्या बोल रहा है, ये लंबर के आसपास ऊपर वाले, यहाँ से मेरुतंत्रिका निकलती है, इसे बोलते हैं लंबर एनलार्जमेंट। और यहाँ पर पैरों के लिए तंत्रिकाएं निकलती है, पैरों के लिए जाती है। और क्यूडा, घोड़े के पूंछ की जैसी संरचना होती है पीछे वाली, नीचे यहाँ से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती है, इसे बोलते हैं क्यूडा एक्विडिना। घोड़े के पूंछ जैसी संरचना, क्यूडा एक्विडिना। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है स्पाइनल कॉर्ड के आंतरिक भाग में। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की ओर क्या होता है, ग्रे मैटर, बाहर की ओर क्या होता है, व्हाइट मैटर। ये आपको बता दिया हूँ मैं। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये प्रतिचिप्त क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य नियंत्रण केंद्र है ये। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कहाँ से होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का इनर पार्ट है ना, इनर पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला ग्रे मैटर है। और इसका जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके बाहर की ओर होता है, इसे बोलते हैं आउटर पार्ट, व्हाइट मैटर। ब्रेन में जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। और बीच में आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल कैनाल। बीच में क्या होती है, इस सेंट्रल कैनाल। TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बीच में क्या है, सेंट्रल कैनाल। लेटरल हॉर्न और वेंट्रल ग्रे हॉर्न, यहाँ से निकलते हैं रूट। एक तो लेटरल हॉर्न और एक वेंट्रल साइड वाले ग्रे हॉर्न, लेटरल और वेंट्रल साइड में निकलते हैं। एक निकलता है डोर्सल ग्रे हॉर्न, ऊपर जो हॉर्न निकलता है उसे बोलते हैं डोर्सल ग्रे हॉर्न, जो आगे की ओर निकलता है। साइड में निकलता है उसे बोलते हैं लेटरल हॉर्न, और जो पीछे निकलता है उसे क्या बोलेंगे, पीछे वाले को बोलते हैं वेंट्रल ग्रे हॉर्न। ग्रे हॉर्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रे मैटर से निकल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है। स्पॉन्टेनियस, रैंडम, स्पॉन्टेनियस यादृच्छिक, रैपिड, ऑटोमेटिक, स्वतःप्रेरित, फास्ट, बहुत ही तेज। जब वातावरणीय घटनाओं के लिए शरीर के द्वारा एक द्रुत प्रतिक्रिया दी जाती है, द्रुत प्रतिक्रिया मतलब बहुत फास्ट रेस्पॉन्स है, तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। वातावरणीय घटनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, और वातावरणीय घटनाएं नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है, तो वो इतने फास्ट रेस्पॉन्स करता है बॉडी उनके लिए, उसको ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्सेशन आर 2 टाइप्स। रिफ्लेक्सेशन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गन, नियंत्रणकारी अंगों के आधार पर, नियंत्रणकारी अंगों के आधार पर। बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर। कंट्रोलिंग ऑर्गन के आधार पर, नियंत्रण करने वाले अंग के आधार पर, और अनुभव के आधार पर। रिफ्लेक्स एक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कंडीशनल और विड्रॉल रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर देखते हैं नियंत्रणकारी अंगों के आधार पर, नियंत्रणकारी अंगों के आधार पर टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। एक तो होती है क्रेनियल रिफ्लेक्स, एक होती है स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स अगर आपकी बॉडी में है, क्रेनियल रिफ्लेक्स, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन यहाँ पर देखो आप फास्टेट किस में होती है, कंट्रोलिंग किससे होती है, स्पाइनल कॉर्ड से। खुद स्पाइनल कॉर्ड ही कर लेता है उसको कंट्रोल, ब्रेन के पास में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही कंट्रोल कर लेता है, इसलिए फास्टेट होती है। और इसका एग्जाम्पल है विड्रॉल द हैंड, लेग बाई थर्मल
कोल्ड इफेक्ट, ठंड गर्म लगने पर या कांटा चुभने पर हाथ पैरों की खींच लेना अचानक से, मतलब कहीं पर अचानक गर्म वस्तु को छू दिए, कोई चीज़ बहुत ही ठंडी है बर्फ़ के जैसी, गर्म है लगने पर, कांटा चुभने पर अचानक से हाथ पैर को अपन खींच लेते हैं, तो कौन सा रिफ्लेक्स है? विड्रॉल रिफ्लेक्स, क्योंकि वहाँ पर कौन इंक्लूड है? स्पाइनल कॉर्ड केवल खुद ही सोल्व कर देता है प्रॉब्लम को, फिर बाद में किसके पास में भेजता है? ब्रेन के पास में। बहुत ही फास्टेट होता है ये प्रोसेस, तो इसे बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। लेकिन कुछ ऐसे भी रिफ्लेक्स होते हैं जिसमें केवल ब्रेन इंक्लूड होता है, क्रेनियल रिफ्लेक्स। स्पीड अच्छी होती है लेकिन इसके जितनी नहीं होती है, जैसे सेलाइवेशन विथ डेथ और टेस्ट और स्मेल। कहीं से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ गई, गंध आ गई खाने पकाने की, तो मुंह में लार आ जाना, मोर में सेलाइव का आ जाना, लार का आ जाना, तो ये भी कैसा है? क्रेनियल रिफ्लेक्स है। थोड़ा सा टाइम लगता है बस, स्पीड तो ठीक होती है इसकी भी, लेकिन इसके जितनी नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना। ये किसके आधार पर है? नियंत्रणकारी अंगों के आधार पर। नियंत्रण कौन कर रहा है? ब्रेन, और यहाँ पर कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। अगला कौन सा था? अगला रिफ्लेक्स कौन सा है दोस्तों? हाँ, ये और देख लो आप, लर्निंग और एक्सपीरियंस के आधार पर, सीखने के आधार पर टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक तो होता है कंडीशनल और अनकंडीशनल। तो ये तो कौन सा है? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है, और ये कौन सा है? कंडीशनल रिफ्लेक्स। मतलब लर्निंग और एक्सपीरियंस के आधार पर रिफ्लेक्स दो प्रकार के होते हैं, अनकंडीशनल और कंडीशनल। अनकंडीशनल ये बाई बर्थ जन्म से ही मिलते हैं बच्चे को। अनकंडीशनल यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, नेचुरल होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, क्रेनियम तंत्र से, मतलब कपाली क्रेनियल तंत्र से नियंत्रित होते हैं, ब्रेन से, क्रेनियल कपाली से। जैसे छींकना, सीखना पड़ता है क्या छींकने को? वॉमिटिंग, कफिंग, खांसना, सैलाइवेशन बाय टेस्ट और स्मेल। तो छींकना, उल्टी, वॉमिटिंग, खांसना और सैलाइवेशन, मुंह में लार आना, ये कैसी होती है? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होती है, इनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाई बर्थ मिलते हैं, जन्म के साथ ही मिलते हैं, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं लेना पड़ता। लेकिन कंडीशनल ये आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद आते हैं, जन्म के बाद मिलते हैं, जन्म के बाद सीखना पड़ता है इनको। लर्निंग और एक्सपीरियंस पर आधारित होते हैं, लर्निंग और एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होते हैं। ये क्रेनियल तंत्रिका से नियंत्रित नहीं होते, क्रेनियल तंत्रिका से नियंत्रित नहीं होते, लेकिन ये क्रेनियल तंत्रिका से नियंत्रित होते हैं। जैसे पावलोव एक्सपेरिमेंट, इवान पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के साथ में, वो खाना दिया, घंटी बजाया, इस प्रकार का। सैलाइवेशन बाई थॉट ऑफ फूड, मतलब जैसे ही फूड रखा उसने और घंटी बजा दिया तो कुत्ता दौड़ा हुआ खाने को खा गया। ऐसे उसने 4-5 दिन तक किया। फिर अगले दिन उसने क्या किया? घंटा बजा दिया, कुत्ता आ गया, खाना नहीं दिया उसको, लेकिन फिर भी उसके मुंह में लार आ गई। इसका मतलब वो कैसा है? कंडीशनल है। स्विमिंग, तैरना, ड्राइविंग, गाड़ी चलाना, तो तैरना और गाड़ी चलाना ये सब सारी किस पर डिपेंडेंट? लर्निंग और एक्सपीरियंस पर। और ये कैसी है? कंडीशनल है, क्रेनियल कपाली तंत्रिका से नियंत्रित नहीं होते। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ्लेक्स आर्क, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है रिफ्लेक्स आर्क। तो सबसे पहले अपन देख रहे होते हैं यहाँ पर स्किन से, स्किन के ऊपर रिसेप्टर, कोई ग्राही रिसेप्टर, और यहाँ से कोई स्टिमुलस जा रहा है। किसके पास में जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के पास में, स्पाइनल कॉर्ड के पास में जा रहा है। लेकिन यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के पास में जो इसके पास में लेकर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन? जो इसके पास में लेकर जा रहा है इसको बोलेंगे स्यूडोपोलर न्यूरॉन, कूट ध्रुवीय न्यूरॉन लेकर जा रहा है इसको। और जो लेकर जाता है रिसेप्टर ऑर्गन से, जो लेकर जाता है, इसे बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी और डोर्सल साइड में है ये। कौन से रूट से जा रहा है? डोर्सल रूट गैंग्लिया से जा रहा है। कौन से रूट से जा रहा है? डोर्सल रूट गैंग्लिया से जा रहा है। डोर्सल रूट गैंग्लिया में कौन से न्यूरॉन होते हैं बताया था? स्यूडोपोलर न्यूरॉन। जैसे ये इम्पल्स किसके पास में जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास में जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास में 2 चॉइस होती है। एक चॉइस तो वो होती है जिसके पास में बीच में क्या नहीं है, मतलब एफरेंट और ईफ्रेंट के बीच में क्या नहीं है? जॉइंट नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। एफरेंट न्यूरॉन और ईफ्रेंट न्यूरॉन दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कोई गैप नहीं है, बीच में कोई जॉइंट नहीं है। मतलब इसमें क्या नहीं है? कौन इंक्लूड नहीं है? इंटर न्यूरॉन इंक्लूड नहीं है, रिले सेंटर, रिले न्यूरॉन इसमें क्या नहीं है? इसमें रिले न्यूरॉन होता है बीच में, वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन दूसरा पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि बीच में इन दोनों को जोड़ने वाला, किसको? एफरेंट और ईफ्रेंट को जोड़ने के लिए बीच में एक छोटा सा न्यूरॉन और है, जिसे बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं? ज़्यादा फास्ट। एक आर्क तो ये फर्स्ट वाली है, और दूसरी आर्क कौन सी है? सेकंड वाली है आर्क। इसमें ये क्या होता है? कम फास्ट। ये क्या होता है? सेकंड वाले में बीच में जॉइंट हो गया ना। अरे वही बात है कि 2 वायर है, 2 वायर आपस में जुड़ रहे हैं, जिसमें जॉइंट, मतलब एक तो वायर सीधा ही है लेकिन बीच में जॉइंट आ गया। तो यहाँ पर बीच में जॉइंट आ गया, और किसका जॉइंट है? इंटर न्यूरॉन का। तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम। आर्क सेकंड। तो 2 आर्क एक साथ दिखा रखी है यहाँ पर। आर्क, आर्क मतलब रास्ता, किसका? इम्पल्स को दौड़ने का रास्ता। फिर यहाँ से वापस ही आता है किसके पास में? वापस किससे? वेंट्रल साइड से मोटर न्यूरॉन लेकर आता है, ईफ्रेंट, वेंट्रल रूट गैंग्लिया, वेंट्रल रूट गैंग्लिया। और ये किसके पास में आता है? मसल्स फर्स्ट, आर्क फर्स्ट वाला मसल्स फर्स्ट के पास में, आर्क सेकंड वाला मसल सेकंड के पास में।
और जिस प्रकार का इम्पल्स होता है उस प्रकार की एक्टिविटी करवा दी जाती है। अगला इसमें दिखा भी रखा है, एक तो दे रखा है इसमें विड्रॉल रिफ्लेक्स, जर्क रिफ्लेक्स और विड्रॉल रिफ्लेक्स। यहाँ पर ये दे रखा है, उसको समझेंगे। मतलब यहाँ पर दो डायग्राम दे रखा है। एक डायग्राम तो यहाँ पर दिखा रखा है किसका, ये वाला डायग्राम है वो किसका, विड्रॉल रिफ्लेक्स। और यहाँ पर ये डायग्राम एक जो डॉक्टर होता है नी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक मसल्स है, इसके ऊपर चोट मारता है तो ये पैर आगे झटका मारता है, इसे बोलते हैं जर्क रिफ्लेक्स। जर्क रिफ्लेक्स होते हैं, उसको आप देख रहे होंगे। एक तो है यहाँ पर ये विड्रॉल रिफ्लेक्स, जिसके बीच में यहाँ पर एक तो कौन सा, यहाँ से जो इम्पल्स आ रहा है वो किससे आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन से, और जा किससे रहा है, मोटर न्यूरॉन से। किसके पास में, इफेक्टर मसल्स के पास में। लेकिन बीच में कौन इंक्लूड है, रिले न्यूरॉन, ये इसकी पहचान है। विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं, उनकी पहचान है रिले न्यूरॉन। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर यहाँ से हथौड़े से हम ऐसे चोट करते हैं तो पैर बहुत ही फास्ट झटका मारता है, मतलब यहाँ पर आगे की ओर जर्क। यहाँ पर जो मैसेज जाएगा एफरेंट से और आएगा किससे, इफरेंट से, मोटर एंड प्लेट मसल्स के पास में। लेकिन बीच में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई रिले न्यूरॉन नहीं है। यहाँ पर कोई रिले न्यूरॉन नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसे बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। तो अब देखते हैं क्या होता है ये रिफ्लेक्स। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक। केवल एक ही सिनेप्स पाया जाता है, बस इसमें केवल एक ही सिनेप्स से इंटर न्यूरॉन इस आर्क में अनुपस्थित होता है। मतलब दोनों एफरेंट और इफरेंट को आपस में जोड़ने के लिए बीच में क्या नहीं है, इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन नहीं है। स्पीड बहुत फास्ट होती है इसमें, क्योंकि बीच में जॉइंट नहीं है ना, तो स्पीड बहुत फास्ट होती है। और सभी ओल्ड जर्क रिफ्लेक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मोनोसिनेप्टिक होते हैं। जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स भी आपको बताया था मैं। सभी प्रकार के जर्क रिफ्लेक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मोनोसिनेप्टिक होते हैं, क्योंकि उनमें स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनमें क्या नहीं है, इंटर न्यूरॉन इंक्लूड नहीं है। लेकिन पॉलीसिनेप्टिक न्यूरॉन की अपन बात करते हैं, एक से अधिक सिनेप्स होते हैं इसमें। मतलब इसमें बहुत सारे न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे सिनेप्स होते हैं इसके अंदर। मतलब न्यूरॉन, फिर बीच में सिनेप्स से न्यूरॉन, फिर बीच में सिनेप्स से न्यूरॉन, फिर बीच में सिनेप्स से। सिनेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे इंटर न्यूरॉन इस आर्क में उपस्थित होते हैं। इंटर न्यूरॉन जॉइंट होते हैं बहुत सारे, और जिसमें बहुत सारे जॉइंट होते हैं स्पीड तो ठीक होती है, लेकिन फास्टेट नहीं होती। फास्ट तो होती है लेकिन फास्टेट नहीं होती, द्रुत नहीं होती। ऑल विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीसिनेप्टिक। जैसे आपने किसी गर्म वस्तु को टच किया तो तुरंत हाथ को उठा रहे हो, तो वो कैसा है, पॉलीसिनेप्टिक, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इंटर न्यूरॉन इंक्लूड है, बीच में जॉइंट्स हैं। तो ये आप ध्यान रखना। अगला है स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क शरीर के विभिन्न भागों के मध्य सेतु का काम करता है। ये सही है, मस्तिष्क और शरीर के अलग अलग भागों के बीच में सेतु जोड़ने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस की बात करते हैं। पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र, निर्माणकारी घटक, कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी मिलकर क्या बनाती हैं, पीएनएस को बनाती हैं। टोटल कितनी होती है तंत्रिकाएं, टोटल 86। पीएनएस होता है दो प्रकार का होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। लेकिन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और ये दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी को बोलते हैं दुख का साधन और परानुकंपी को बोलते हैं सुख का साधन। ये पहले देख चुके हैं अपन। दोस्तों अगला पॉइंट इसमें है पीएनएस कैसे डिवाइडेड है, उसको समझते हैं। सबसे पहले ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या निकलती है, क्रेनियल नर्व निकलती है। क्रेनियल नर्व कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी। और यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पर भी क्या निकल रही है, क्रेनियल नर्व कितनी है, टोटल 12 जोड़ी है। ऐसे ही यहाँ से क्या निकलती है, मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी निकलती है, 31 जोड़ी, टोटल 31 जोड़ी। और ये 12 जोड़ी और 31 जोड़ी ही किसको बनाती है, पीएनएस को। एक तो बना रही है एसएनएस और एक बना रही है एएनएस। एसएनएस होता है किसी भी मैसेज को लेकर जाता है, वो किसके पास में लेकर जाता है, सीएनएस से। एसएनएस और एसएनएस से स्केलेटल मसल से, कंकालीय पेशियों के पास में, हाथ पैर की पेशियों के पास में, जीवों की हाथ पैर की जो पेशियां होती है ना मसल्स, उनके पास में, वॉलेंट्री मसल से, ऐच्छिक पेशियों के पास में। और कौन सी क्रिया करवाता है, वॉलेंट्री एक्शन को करवा देता है, कंकाली पेशियों के पास में। लेकिन इधर आप देख रहे होंगे एएनएस होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का। सबसे पहले किसके पास में जाता है, स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशियों के पास में। और अनैच्छिक पेशियां इनवॉलेंट्री मसल्स लाइक विसरल ऑर्गन, आंतरिक अंगों के पास में और ग्लैंड्स के पास में। तो इनवॉलेंट्री एक्शन जो कंट्रोल होते हैं वो एएनएस से होते हैं, और वॉलेंट्री एक्शन ऐच्छिक नियंत्रण कहाँ से होते हैं, एसएनएस से। अगला है पीएनएस का निर्माण करने वाली तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती है। पीएनएस का निर्माण करने वाली तंत्रिका कितने प्रकार की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका, जो इफेक्टर ऑर्गन से इंपल्स को किसके पास में लेकर जाती है, ब्रेन के पास में लेकर आती है, उसे बोलते हैं इंपल्स को सेंसरी। मतलब ऑर्गन से किसके पास में, ब्रेन के पास में लाती है, उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। कौन कौन सी होती है, 1, 2, 8वीं जोड़ी कंपाली तंत्रिका, 1 नंबर की, 2 नंबर की और 8वें नंबर की जो जोड़ी कंपाली तंत्रिकाएं होती है वो सेंसरी होती है।
मोटर न्यूरॉन होती है चालक तंत्रिकाएं, ब्रेन से मैसेज को किसके पास में लेकर आती है, इफेक्टर ऑर्गन के पास में वापस लेकर आती है इम्पल्स को। कौन कौन सी लेकर आती है, 3, 4, 6, 11 बार भी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं। इसके बाद में आती है मिक्स न्यूरॉन, मिश्रित तंत्रिकाएं, मतलब ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन के पास में और इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन के पास में। कौन कौन सी होती है, 5, 7, 9, 10वीं जोड़ी कपाली तंत्रिका, 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं होती हैं। तथा मिश्रा जी की पसंद, मिश्री जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ट्रिक से। पैप और 5, सेप और 7, नैप और 9, दैप और 10, 5, 7, 9 और 10 होती है, वो कैसी होती है, मिश्रित होती है। तो मिश्रा जी की पसंद मिश्री हो गया यहाँ, तो ठीक है। तो मिश्रित तंत्रिकाएं कौन सी होती है, मिक्स न्यूरॉन। कपाली तंत्रिकाएं संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 12 जोड़ी। तो यहाँ पर क्या ब्रेन है, क्रेनियल नर्व होती है, उनका नाम क्या है। तो टोटल कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी। सबसे पहली ऑप्टिक, दूसरी कौन सी है, पहली कौन सी है, ओल्फैक्टरी, दूसरी कौन सी है, ऑप्टिक, तीसरी है ओक्यूलोमोटर, तीसरी है ट्रोक्स होती है, ट्रोक्लियर, 5वीं है ट्राइजेमिनल, 6वीं वो बोलते हैं अब्डुसेंस, 7वीं होती है फेसियल, 8वीं होती है वेस्टिब्युलोक्युलर, वेस्टिब्युलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल कौन सी होती है, 9th, वेगस कौन सी होती है, 10th, स्पाइनल एसेसरी 11th और हाइपोग्लोसल कितनी होती है, 12th। तो टोटल कितने नंबर की कितनी होती है, 12 होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर की ओल्फैक्टरी, 2 नंबर की ऑप्टिक, 3 नंबर की ओक्यूलोमोटर, 4 नंबर की ट्रोक्लियर, थिनेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे पतली होती है ट्रोक्लियर, 5 नंबर की ट्राइजेमिनल, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, 6 नंबर की होती है अब्डुसेंस, स्मॉलेस्ट, फेसियल, वेस्टिब्युलोकोक्लियर, 9वें नंबर की होती है ग्लोसोफेरेंजियल, 10वें नंबर की होती है वेगस, हाईली ब्रांच्ड कौन सी होती है, वेगस तंत्रिका, ध्यान रखना। स्पाइनल एसेसरी, लॉन्गेस्ट क्रेनियल कौन सी होती है, स्पाइनल एसेसरी, और लास्ट वाली कौन सी है, हाइपोग्लोसल। इस प्रकार से 12 जोड़ी होती है कपालीय तंत्रिकाएं। अगला पॉइंट है इसमें RAM ट्रिपल स्टार है, लगा लेना ट्रिपल स्टार। रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है, 12 जोड़ी। रेप्टाइल से सरीसृप पे 12 जोड़ी है, पक्षी होती है एवीज और मैमल्स में 12 जोड़ी होती है। लेकिन पाप और पाइसिस, A4 एम्फीबियंस, इनमें कितनी होती है, 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं। रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स में होती है 12 जोड़ी, पाइसिस और एम्फीबियंस में, मछलियों में और मेंढक में होती है, कितनी होती है, 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं। मछली और मेंढक में 10 जोड़ी, मनुष्य, खरगोश जो ये ऐसे जीव होते हैं उनमें होती है 12 जोड़ी। ऐसा कुछ याद रखना आपको दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें है रीढ़ की हड्डी के बारे में देख रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक बड़े से छिद्र से बाहर निकलता है जिसे बोलते हैं फोरामन मैग्नम। रीढ़ की हड्डी में सबसे पहले जो वर्टिब्री होती है ना, कशेरुकाएं, उनको बोलते हैं सर्वाइकल कशेरुकाएं। वो कितनी होती है, 7 होती हैं। सर्वाइकल कशेरुकाएं कितनी होती है, 7 होती है, गर्दन में होती है। उसके बाद में स्टार्ट होती है थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री या कशेरुकाएं कितनी होती है, वो वक्स में होती है, 12 होती है। उसके बाद में स्टार्ट होती है लंबर कशेरुकाएं, कमर में होती है। लंबर कशेरुकाएं कितनी होती है, 5 होती है। लास्ट में जो एक बड़ी सी होती है इसे बोलते हैं सैक्रल, 1 होती है। और लास्ट में जो कशेरुका होती है इसे